सो हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग अपना जेई मेन का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, अगर जेई के क्वेश्चन को करना है तो पहले ध्यान से पूरा क्वेश्चन विद ऑप्शंस पढ़िए। तो वो कहते हैं गिवन ए इज इक्वल टू दिस, एक सेट दिया हुआ है, एंड आर इज इक्वल टू दिस ऑन ए। मतलब बेसिकली हमें एक रिलेशन दिया हुआ है इस सेट ए पे जिसमें एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर 7,7, 6,8 एंड 7,6। अब वो कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स that must be added to R so that it becomes symmetric as well as transitive। यानी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालने हमने, मतलब रिफ्लेक्सिव हो चाहे ना हो बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो अब देखो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आता है वो आता है ए क्रॉस ए से। तो अगर मैं यहां पे ए क्रॉस ए लिखूं, देखो ध्यान से, तो क्या आएंगे इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स 6,6, 6,7, 6,8, देन भाई 7,6, देन 7,7, then 7,8, then 8,6, then 8,7 एंड लास्ट में 8,8। अब क्योंकि हमें यहां पे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालने हैं, इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये तो ऑलरेडी डला ही हुआ है और 6,6 और 8,8 हम डालेंगे नहीं क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए इनको हमने खत्म कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स डालने यहां पे शुरू करें। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्योंकि अगर इसको सिमेट्रिक बनाना है, इसका मतलब हमें 8,6 और 6,7 ये दो एलिमेंट्स तो हमें डालने ही डालने पड़ेंगे। यानी एक डल गया ये वाला और एक डल गया हमारे पास 8,6 ये वाला। तो यानी अब अगर मैं रिलेशन ले लूं सपोज यही वाला कि 7,7, 6,8, 7,6, 8,6 एंड 6,7, मान लीजिए मैं रिलेशन को यही बंद कर देता हूं। क्या अब ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। क्या ये ट्रांजिटिव है? सोचो जरा ध्यान से, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ऐसे एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव चेक नहीं करना होता। तो 6,8 तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 8 से कोई शुरू होने वाला, ध्यान से देखो क्या आएगा हमारे पास 8 से शुरू होने वाला 8,6, यानी 6,6 होना चाहिए। मतलब हमें 6,6 भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें डालना पड़ेगा। यानी डेफिनेटली अगर हमने 6,6 डालना है तो यहां पर आ गया मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर 6,6। अब इसको बंद कर देते हैं। अब फिर से चेक करते हैं, 6,8, 8,6 मतलब 6,6, बिल्कुल ठीक। 6,8, 8 से शुरू होने वाला और कोई है नहीं, तो ट्रांजिटिव है इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। फिर 7,6, ध्यान से देखो 7,6 तो 6,8 मतलब क्या चाहिए हमें 7,8, बट 7,8 इसमें है नहीं, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें 7,8 भी इसमें डालना ही डालना पड़ेगा। यानी यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो हमने इसमें 7,8 भी डाल दिया। अब फिर से चेक करें, 7,6, 6,8 तो 7,8 बिल्कुल ठीक। 7,6 6 से शुरू होना और कोई 6,7, तो 7,6, 6,7 मतलब 7,7 ये भी है। फिर 7,6 6 से शुरू होना कोई और, वैसे ये है बट इसके लिए हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक नहीं करना होता। यानी 7,6 की चेकिंग भी खत्म, मतलब इसके लिए भी ट्रांजिटिव है। अब 8,6, 8,6, 6,8 यानी हमें क्या डालना पड़ेगा 8,8। यानी हम सोच रहे थे कि 8,8 हम नहीं डालेंगे बट हमें डालना पड़ेगा क्योंकि ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें ये चाहिए ही चाहिए होगा। तो इसका मतलब 8,8 भी डालना हमारी मजबूरी है, तो इसको भी हम चलिए डाल देते हैं। अब ध्यान से फिर से चेक करते हैं, 8,6, 6,8 यानी 8,8 डल चुका है। 8,6, 6,7 मतलब क्या डालना पड़ेगा 8,7। और अगर आप ध्यान से देखें 8,7 अगर आप देखें तो है नहीं इसमें, मतलब कि हमें 8,7 भी डालना ही डालना पड़ेगा। मतलब इसमें नेक्स्ट एक और एलिमेंट जुड़ गया हमारे पास, दैट इज 8,7। अब देखें जरा 8,6, 6,7 मतलब 8,7 बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद 8,6 इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर 6 से शुरू होने वाला और कोई नहीं है, मतलब इसकी चेकिंग खत्म। फिर अगर आप ध्यान से देखें 6,7, 7 से शुरू होने वाला ध्यान से देखो 7,6, 6,6 सॉरी 6,7, 7,6 मतलब 6,6 मतलब है 6,7, देन 7,8 तो क्या चाहिए हमें 6,8, तो ध्यान से देखिए 6,8 भी है। फिर 6,7, 7 से शुरू होने वाला और कोई नहीं है, मतलब इसकी चेकिंग भी खत्म। इसके लिए हमें ट्रांजिटिव वगैरह चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर 7,8, 7,8 तो 8 से शुरू होने वाला, ध्यान से देखो 8,6, 7,8, 8,6 यानी क्या होना चाहिए 7,6 है। फिर 7,8 8 से शुरू होने वाला ये वाला है बट इसके लिए चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। इज दैट ओके?
तो फिर हमने देखा 7,8, 8,7 मतलब क्या होना चाहिए 7,7, वो भी है, मतलब इसकी भी चेकिंग खत्म। अब 8,7 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप ध्यान से कहें 8,7 7 से शुरू वाला कौन सा है, इसकी जरूरत नहीं है। 7,6 8,7 7,6 मतलब क्या होना चाहिए 8,6 है ऑलरेडी। फिर 8,7 7 से शुरू वाला और कोई 7,8 8,7 7,8 मतलब 8,8 बिल्कुल है। और इसके अलावा हमें दिख रहा है कि 7 से शुरू वाला और कोई है ही नहीं, मतलब इसकी भी चेकिंग खत्म। यानी ये पूरा ट्रांजिटिव बन चुका है। ऑफ कोर्स सिमेट्रिक होना चाहिए, कुछ एलिमेंट्स हमने ऐड किए तो चेक कर लो एक बार सिमेट्री तो नहीं हिल गई है। देखो 6,8 है तो हमें 8,6 चाहिए, बिल्कुल ठीक। 7,6 है तो हमें 6,7 चाहिए, बिल्कुल ठीक, इनकी चेकिंग खत्म। 7,8 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 8,7, यानी ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, यानी इतने एलिमेंट्स तो हमें कम से कम डालने ही डालने पड़ेंगे। तो ये कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 और 3 6, यानी 6 एलिमेंट्स डालेंगे तब जाके ये रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनेगा। इज दैट ओके? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वो कहता है लेट f एक फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम n क्रॉस n टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स क्रॉस नेचुरल नंबर, यानी अगर हम देखें इसकी डोमेन अगर हम बनाएं तो ये है n क्रॉस n, यानी इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं 1,1 1,2 1,3 एंड सॉन 2,1 2,2 एंड सॉन। और यहां पे जो कोडोमेन है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन, डिफाइंड बाय द फंक्शन बाय द फॉर्मूला दिस दैट इज f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू a की पावर में b, देन f इज ऑप्शंस हैं ओनली 1 1 ओनली ऑन टू बोथ 1 1 एंड ऑन टू नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब 1 1 और ऑन टू चेक करना है। देखो बड़ी सीधी सी बात है यार, अगर आप ध्यान से देखें वैसे तो हमें डेफिनेशंस आती है बट क्योंकि नेचुरल नंबर्स पे है तो हम सीधा चेक कर सकते हैं यहीं से। मान लो कि हमने ये वाले एलिमेंट को एसोसिएट करना है 1,1, तो देखो f ऑफ 1,1 अगर आप ध्यान से देखें तो किससे एसोसिएट होगा 1 की पावर 1, यानी 1 एसोसिएट हो गया 1 से। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें f ऑफ 1,2 ये किससे एसोसिएट होगा 1,2, यानी a, b, तो ये क्या हो गया 1 की पावर 2 विच इज अगेन 1, यानी 1,1 भी 1 के साथ 1,2 भी 1 के साथ, यानी फंक्शन 1 1 तो हो ही नहीं सकता। इट मींस ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी या डी में से कोई आंसर हो सकता है। इज दैट ओके? अब मुझे चेक करना है ऑन टू। ऑन टू का मतलब है कि क्या ये जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हो जाएगी कि नहीं, यही होता है हमारे पास ऑन टू के लिए। भाई हर एलिमेंट की प्रीइमेज मिलनी चाहिए, मतलब कोडोमेन किसके इक्वल होनी चाहिए रेंज के। मतलब हमने ये देखना है क्या रेंज में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, मतलब आंसर्स में यहां पे हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन ये सारे आएंगे कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखो हम कुछ भी इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगी a की पावर b। अब अगर मुझे आंसर मान लो 1 चाहिए तो मतलब 1 की कोई ना कोई पावर आनी चाहिए, बिल्कुल आ जाएगी। फिर 2 अगर आंसर चाहिए तो मतलब हमें क्या चाहिए भाई 2 की पावर 1, बोलो 2 की पावर 1 एलिमेंट आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 2,1 एसोसिएट हो जाएगा 2 की पावर 1 से। फिर 3 आ जाएगा 3 की पावर 1, यानी 3,1 एसोसिएट होगा 3 से, 4,1 होगा 4 से, 5,1 होगा 5 से एंड सॉन एंड सॉन। तो यहां से हम लोगों को नजर आ रहा है अगर आप ध्यान से देखें कि भाई जब भी हम कोई भी यहां पे एलिमेंट रखेंगे तो डेफिनेटली यहां से बारी बारी से 1 2 3 एंड सॉन ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कवर अप होते जाएंगे, यानी फॉर श्योर जो कोडोमेन है वो किसके इक्वल आ जाएगी रेंज के। दैट्स व्हाई द फंक्शन इज ओनली ऑन टू। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें वो कहते हैं इफ देयर आर 510 onto mappings from a set containing n elements to the set containing 1 and 2 then n equals n निकालना है। यानी यहां पे हमारे पास एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए x1 x2 x3 एंड so on xn, और यहां पे एक सेट है हमारे पास जिसमें है 1 and 2। अब नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग्स की बात हो रही है। अब अगर आप ध्यान से देखो यहां पे नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग्स का हमें सीधा फॉर्मूला ही पता होना चाहिए कि जब भी हमने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस लिखने हैं तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर नॉट ऑन टू। सीधा फॉर्मूला है। इज दैट ओके? तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे जरा देखिए ध्यान से, यानी इन सब एलिमेंट्स को इधर एसोसिएट करना है। इसको एसोसिएट करने के
दो तरीके, या 1 से या 2 से। इसको एसोसिएट करने के दो तरीके, इसको एसोसिएट करने के दो तरीके, एंड सो ऑन, इसको एसोसिएट करने के दो तरीके। तो सबको अगर एसोसिएट करना है तो टोटल फंक्शन इज 2 2 2 2 मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो 2 raised to power n माइनस विच आर नॉट ऑन टू। अब ऐसे कितने फंक्शन होंगे जो ऑन टू नहीं है? देखो ऑन टू नहीं है इसका मतलब या तो 1 की प्रीमेज नहीं है या 2 की प्रीमेज नहीं है। अगर 1 की प्रीमेज नहीं है मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स किससे एसोसिएटेड है? 2 के साथ, वो तो एक ही फंक्शन हुआ। और अगर 2 की प्रीमेज नहीं है मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स किससे एसोसिएटेड है? 1 से, मतलब सबकी इमेज अगर 1 से है तो वो तो एक ही फंक्शन हुआ। इसका मतलब सिर्फ दो ही ऐसे फंक्शंस है यहां पे विच आर नॉट ऑन टू, यानी -2। अब ये क्वांटिटी किसकी इक्वल होनी चाहिए? 510 के। तो यहां से नजर आ रहा है n हैज टू बी इक्वल टू ऑफ कोर्स 9 बिकॉज 512 - 2 विल गिव मी 510, तो n शुड बी 9। तो ये आ गया आंसर, यहां हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑड। ये अब ध्यान से देखिए फंक्शन ऑड या इवन कैसे होते हैं। अगर f ऑफ -x आ जाए f ऑफ x के इक्वल तो हम कहते हैं फंक्शन इज इवन, एंड अगर f ऑफ -x आ जाए तो हम क्या कहते हैं? f ऑफ x इज माइनस f ऑफ x के इक्वल तो हम कहते हैं f ऑफ x इज ऑड फंक्शन। तो यही चीज करनी है, तो हम बारी बारी से f ऑफ -x निकालते हुए चलते हैं। अब ध्यान से देखिए जरा, यहां पे x की जगह -x रखा, -x की पावर 5 इंटू tan ऑफ -x, यानी बाहर आ गया माइनस और tan ऑफ -x होता है माइनस, यानी प्लस। मतलब इस केस में f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया? f ऑफ x के, मतलब दिस फंक्शन इज इवन, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। फिर अगर हम इसको चेक करें तो ध्यान से देखो यहां पे भी दिख रहा है, क्योंकि इवन पावर आ गई तो ये प्लस बन जाएगा, तो मतलब ये भी ऑड तो नहीं हो सकता एटलीस्ट। इज दैट ओके? फिर जब हमने इसको चेक किया तो यहां भी हमें दिख रहा है मॉड ऑफ x, तो ये तो आ जाएगा मॉड ऑफ x मॉड ऑफ -x, मतलब ये भी ऑड फंक्शन नहीं हो सकता, मतलब आंसर हैज टू बी डी, यानी डिलीशन ऑफ ऑप्शन से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, वैसे कोई कहते कि सर ये ऑड कैसे है, तो आप चेक कर सकते हो, ये आएगा -x का स्क्वायर विच इज x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ, अगर आप ध्यान से देखें -x प्लस रूट ऑफ -x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे क्योंकि ये लॉग के अंदर है तो एक काम करते हैं, लॉग के अंदर ही हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, यानी ये आ जाएगा बेटा मेरे पास रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 -x, और अब इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x से, और डिवाइड कर दिया रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x से। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें ऊपर आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कट गया तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ कोर्स x, एंड लॉग ऑफ a बाई b होता है लॉग a माइनस लॉग b, एंड लॉग 1 होता है 0, यानी दिस इज x स्क्वायर इंटू log 1 which is 0 minus log of root of x square plus 1 plus x। आई थिंक नजर आ रहा है, तो ये नेगेटिव आ गया बाहर, तो f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया? माइनस f ऑफ x के, यानी कि ये फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन है। तो ऐसे हम लोग ऑड या इवन इजीली चेक कर सकते हैं। डन? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वो इसमें क्या कहता है, द रेंज ऑफ f ऑफ x, द रेंज ऑफ f ऑफ x इज, ये यहां गलत लिखा गया इज, तो इसकी रेंज निकालनी है हमने। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो इसकी रेंज निकालने के लिए f ऑफ x है हमारे पास 3/4 माइनस 2 साइन 5x। तो आप सबको पता है कि भाई हम साइन की रेंज के बारे में हमें पता होता है कि साइन अपनी वैल्यूज लेगा कहां से कहां, भाई सीधी बात है -1 से लेके और 1 के बीच में। अब हमने अगर ये बनाना है तो पहले -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2 लेस, -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -2 साइन 5x, और ये आ जाएगा -2। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब साइन ऑफ इक्वलिटी विल चेंज। इसको ठीक करके लिखा पहले -2 लेस देन इक्वल टू -2 साइन 5x इज लेस देन और इक्वल टू 2। फिर हमने 4 ऐड करना है यहां पे, तो 4 ऐड कर दो, 4 ऐड करेंगे तो यहां भी 4 ऐड, यहां भी 4 ऐड, यहां भी 4 ऐड, तो ये दिख रहा है यहां पे ये आ जाएगा 2 से लेके और किसके बीच में भाई 6 के बीच में, 2 से लेके और 6 के बीच में। अब अगर आप ध्यान देखो मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए तो मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं। तो जैसे हमने रेसिप्रोकल किया ध्यान से देखो, इसका रेसिप्रोकल 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/4 माइनस 2 साइन 5x, और इसका रेसिप्रोकल
1/6 सारे पॉजिटिव नंबर है ना, हम सीधी रेसिप्रोकल कर सकते हैं और साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो ये आ गया मेरे पास। अब इसको ठीक करके लिखा तो ये बन जाएगा 1/6 लेस देन और इक्वल टू 1/4 माइनस 2 साइन 5x इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। और अब क्योंकि मुझे यहां पे न्यूमरेटर में 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू, यहां पे आ गया f ऑफ x और इज लेस देन और इक्वल टू यहां पे क्या आ गया 3/2। यानी हमारा आंसर आ गया क्लोज्ड इंटरवल हाफ से लेके 3/2 के बीच में। ये रेंज निकालना अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की हमने रेंज निकालनी सीखी हुई है। आई होप याद होगा आपको। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है लेट a इज इक्वल टू दिस, एक साइड दिया हुआ है, b इज इक्वल टू दिस, एक साइड दिया हुआ है, द नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम b टू a, ध्यान से, is p and number of onto functions from a to b is q, then the value of p plus q is। देखो नंबर ऑफ 1 फंक्शंस की बात हो रही है फ्रॉम सेट b टू सेट a। अब b में एलिमेंट्स है 5 and 6 जबकि a में है 1 2 3 and 4। 1 फंक्शंस कितने बनेंगे? तो ध्यान से देखो, मतलब इन दोनों को ही एसोसिएट करना है। अब 5 को एसोसिएट करने के कितने वेज हैं? 1 2 3 4, किसी भी एक से एसोसिएट कर दो, यानी 5 कैन बी एसोसिएटेड इन 4 वेज। मान लो हमने इसको इससे कर दिया। अब 6 को एसोसिएट करना है क्योंकि फंक्शन 1 1 होना चाहिए, मतलब 6 2 को छोड़ के जिस मर्जी से एसोसिएट हो सकता है, यानी 6 कैन बी एसोसिएटेड इन 3 वेज। तो टोटल 1 फंक्शंस कितने आ गए 12। यानी यहां से हम लोगों को दिख रहा है जो p की वैल्यू है दैट इज एक्चुअली 12। और हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, वो चाहिए फ्रॉम सेट a टू सेट b। अब a में हमारे पास 1 2 3 4 और यहां पे एलिमेंट्स हैं 5 and 6। तो ऑन टू फंक्शंस मैंने अभी भी काउंट करके दिखाए थे आपको, टोटल माइनस विच आर नॉट ऑन टू। तो टोटल फंक्शंस कितने बने भाई 2 की पावर 4 दैट इज 16 माइनस विच आर नॉट ऑन टू, इस केस में 2 ही बनने, तो ये क्या आ गया 14। तो p प्लस q की वैल्यू आ गई 12 प्लस 14 विच इज 26। तो आई होप क्लियर है। चलिए फिर बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वो कहता है लेट a इज इक्वल टू दिस सेट, एक सेट दिया हुआ है, राइट द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट a कंटेनिंग दिस एंड दिस। मतलब हमने नंबर ऑफ रिलेशन लिखना है जिसमें ये दोनों तो हुई हो, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यानी ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स तो होने ही होने चाहिए और इसके साथ साथ वो रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। यानी यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहली चीज अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो फॉर श्योर उसमें हमें ए ए बी बी और सी सी ये तो डालने ही डालने पड़ेंगे। इसके साथ साथ वो कहता है ए कॉमा बी और बी कॉमा सी भी डालो, ये भी होने ही होने चाहिए। तो मैंने कहा यार ठीक है, फिर हम यही एक रिलेशन ले लेते हैं। अगर ये एक रिलेशन ले लिया तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है। क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक कर लेते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो, इन तीनों के लिए हमें सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में चेक करने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए अगर हम देखें ए कॉमा बी बी कॉमा सी तो क्या होना चाहिए ए कॉमा सी, बट इसमें ए कॉमा सी नहीं है। इसका मतलब इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें ए कॉमा सी डालना पड़ेगा। अब मैं यहीं पे इसको बंद कर देता हूं। देखो जरा क्या ये है ए कॉमा बी बी कॉमा सी, मतलब ए कॉमा सी, बिल्कुल ठीक। फिर ए कॉमा बी बी से शुरू वाला कोई और नहीं, मतलब इसके लिए बिल्कुल ठीक है। फिर बी कॉमा सी सी से शुरू वाला कोई है नहीं है, यानी बी कॉमा सी तो है बट सी कॉमा समथिंग हमें नहीं मिल रहा, यानी हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी इसको क्या लेंगे ट्रांजिटिव। एंड सिमिलरली ए कॉमा सी है बट सी से शुरू वाला कोई और नहीं है, मतलब इसके लिए भी हम क्या लेंगे ट्रांजिटिव। यानी दिस इज वन सच पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए विच इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऐसे ऐसे गिनने कितने होंगे? तो चलिए एक और लिखते हैं से R2। अब क्योंकि हमें पता है कि ये तो हमें डालने ही डालने पड़ेंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, और ये भी हमें डालने ही डालने क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बोला है, और ट्रांजिटिव बनाने के लिए ए कॉमा सी हमें डालना ही पड़ेगा, हमने भी देखा। अब इसके साथ और कौन सा ऑर्डर्ड पेयर डालें? ध्यान से देखो, जो भी ऑर्डर्ड पेयर आने हैं वो आने ए क्रॉस ए से। अब ए क्रॉस ए में हमें दिख रहा है कि भाई ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ये तो होने ही होने, ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ये तो होने ही होने। इसके साथ साथ क्या होना है ए कॉमा बी ए कॉमा सी, और क्या होना है बी कॉमा सी एंड देन बी कॉमा ए एंड बी कॉमा सी, देन सी कॉमा ए
एंड सी कॉमा बी। इज दैट ओके? तो ध्यान से देखो, ये एलिमेंट्स होने ए क्रॉस ए में। अब इनमें से मुझे दिख रहा है ये तीनों आई गए हैं यहां पे ऑलरेडी, फिर ए कॉमा बी भी आ चुका है और बी कॉमा सी भी आ चुका है और ए कॉमा सी भी डलेगा ही डलेगा। तो अब हमने इन्हीं तीन एलिमेंट्स में से चेक करना है और कौन सा एलिमेंट आ सकता है। मान लो कि मैं यहां पे बी कॉमा ए डाल लेता हूं से, और मैंने इसको बंद कर दिया। अब जब मैंने यहां पे बी कॉमा ए रख लिया तो ध्यान से देखो भाई, ये जो है ऑफ कोर्स रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी कॉमा सी मतलब ए कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा ए मतलब ए कॉमा ए, बिल्कुल ठीक है। फिर ए कॉमा बी से जुड़ने वाला कोई है नहीं, मतलब इसके लिए ट्रांजिटिव है। फिर बी कॉमा सी अगर आप ध्यान से देखें तो सी से जुड़ने वाला कोई और देखो जरा है, नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे ये भी बनेगा। बी कॉमा सी से जुड़ने वाला है नहीं, मतलब इसके लिए भी ठीक है, इसके लिए भी ठीक है। अच्छा यहां पे देखो बी कॉमा ए कॉमा बी, तो क्या होना चाहिए बी कॉमा बी मतलब बिल्कुल ठीक। यानी अगर मैं ये वाला एलिमेंट डाल रहा हूं तो भी ये मेरे पास एक रिलेशन बन रहा है जो कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो एक और रिलेशन मिल गया। अब ऐसे ही एक और ढूंढते हैं। अगेन ए कॉमा ए बी सी कॉमा सी, ये तो डलना ही डलना है। अब और क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तो डलना ही डलना है, मतलब ए कॉमा सी भी डलना ही डलना है। अब एक काम करते हैं, कोई और डाल के ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सी कॉमा ए डाल दिया सी। अब अगर मैंने सी कॉमा ए रखा तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी है। ए कॉमा बी के लिए अगर हम चेक करें ए कॉमा बी कॉमा सी मतलब ए कॉमा सी बिल्कुल ठीक। ए कॉमा बी से जुड़ने वाला कोई और है नहीं, इसकी चेकिंग खत्म। फिर बी कॉमा सी से जुड़ने वाला सी कॉमा ए, मतलब अगर बी कॉमा सी है, सी कॉमा ए है तो मुझे चाहिए बी कॉमा ए। यानी अगर हमने ये वाला एलिमेंट डाला तो हमें बी कॉमा ए भी डालना ही डालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, फिर बी कॉमा ए भी डाल देते हैं। तो यहां पे मैंने डाल दिया भाई बी कॉमा ए। इज दैट ओके? अब देखिए जरा, अब फिर से चेक करना पड़ेगा। देखो ए कॉमा बी कॉमा सी ए कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा ए मतलब ए कॉमा ए है, तो यानी इसकी ट्रांजिटिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बी कॉमा सी कॉमा ए मतलब बी कॉमा ए बिल्कुल ठीक। बी कॉमा सी से और कोई है नहीं, मतलब खत्म। फिर अगर आप ध्यान से देखें ए कॉमा सी कॉमा ए मतलब ए कॉमा ए बिल्कुल ठीक। ए कॉमा सी से जुड़ा और कोई है नहीं, मतलब इसकी चेकिंग भी खत्म। देन सी कॉमा ए और ए से जुड़ा ए कॉमा बी, मतलब सी कॉमा ए है तो क्या होना चाहिए सी कॉमा बी होना चाहिए। तो हमें सी कॉमा बी डालना पड़ेगा अगर आप ध्यान से देखो ट्रांजिटिविटी बनाने के लिए। यानी अगर ये वाला डाला तो हमें सी कॉमा बी भी डालना पड़ेगा, तो हमने सी कॉमा बी भी डाल लिया। अब देखते हैं, अब क्योंकि हमने नया एलिमेंट डाल दिया, शुरू से चेक करो। ए कॉमा बी कॉमा सी ए कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा ए तो ए कॉमा ए बिल्कुल ठीक, तो इसकी चेकिंग ठीक है। फिर बी कॉमा सी कॉमा ए तो बी कॉमा ए बिल्कुल ठीक। बी कॉमा सी कॉमा बी तो मतलब बी कॉमा बी बिल्कुल ठीक। फिर बी कॉमा सी से जुड़ा और कोई नहीं है, मतलब इसकी चेकिंग भी ठीक। फिर ए कॉमा सी से जुड़ा सी कॉमा ए मतलब ए कॉमा ए है। ए कॉमा सी कॉमा बी मतलब हमें क्या चाहिए ए कॉमा बी, वो भी ऑलरेडी है, मतलब इसकी भी चेकिंग खत्म। अब सी कॉमा ए से जुड़ा, ध्यान से देखो क्या है यहां पे ए कॉमा बी, सी कॉमा ए कॉमा बी मतलब हमें क्या चाहिए सी कॉमा बी, ये रहा सी कॉमा बी आ गया हमारे पास। इज दैट ओके? फिर सी कॉमा ए से जुड़ा कौन सा है ए कॉमा सी कॉमा ए कॉमा सी मतलब क्या चाहिए हमें सी कॉमा सी, वो भी है। फिर सी कॉमा ए से जुड़ा और कोई नहीं है, मतलब इसकी चेकिंग भी खत्म। फिर बी कॉमा ए, ध्यान से देखो बी कॉमा ए कॉमा बी मतलब बी कॉमा बी है। बी कॉमा ए से जुड़ा ए कॉमा सी मतलब बी कॉमा ए कॉमा सी है, तो हमें क्या चाहिए बी कॉमा सी, और वो भी यहां पे दिख रहा है। बी कॉमा ए से जुड़ा और कोई नहीं है, मतलब इसकी भी चेकिंग खत्म। अब इसके बाद सी कॉमा बी, तो सी कॉमा बी से जुड़ा, ध्यान से देखो बी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा सी मतलब क्या चाहिए हमें सी कॉमा सी, वो तो है ऑलरेडी। फिर सी कॉमा बी से जुड़ा और कोई बी कॉमा ए, यानी क्या चाहिए हमें सी कॉमा बी कॉमा ए मतलब क्या चाहिए सी कॉमा ए, वो भी है देखो यहां पे। और कोई बी से जुड़ा आप देखो है नहीं, मतलब इसकी भी चेकिंग खत्म। यानी अगर हम रिलेशन यहां तक भी ले लें तो भी ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक अभी भी नहीं। तो ध्यान से देखो, अब हमने इसमें कौन कौन से एलिमेंट डाल दिए थे, सी कॉमा ए डाला तो हमें क्या डालना पड़ा सी कॉमा बी भी डालना पड़ा। इज दैट ओके? अब हम और ट्राई करते हैं, अभी ध्यान से। तो यहां पे ए कॉमा बी सी कॉमा सी देन ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, ये तो डलने ही डलने चाहिए, और इनकी ट्रांजिटिविटी के लिए ए कॉमा सी भी डलना ही डलना चाहिए। अभी हमने सबसे पहले डाला बी कॉमा ए, तो हमारा ये एक रिलेशन बन गया।
फिर हमने ट्राई किया कि सी कॉमा ए, तो ये एक और ऐसा रिलेशन बन गया। अब हम ट्राई करते हैं सी कॉमा बी। अब अगर मैं ये रिलेशन ले लूं, ध्यान से देखना जरा, क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो ए कॉमा बी, इनके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब ए कॉमा सी बिल्कुल ठीक, ए कॉमा बी और कोई है नहीं तो बिल्कुल ठीक, बी कॉमा सी कॉमा बी, तो मतलब यहां से बी कॉमा सी बिल्कुल ठीक, बी कॉमा बी मतलब बिल्कुल ठीक है। फिर ए कॉमा सी कॉमा बी, तो मतलब क्या होना चाहिए? ए कॉमा बी, वो भी है मतलब बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो सी कॉमा बी, अब सी कॉमा बी तो बी से कौन सा है? बी कॉमा सी, मतलब क्या होना चाहिए? सी कॉमा सी, मतलब ये भी एक ऐसा रिलेशन है। इज दैट ओके? यानी ये वाला भी भाई रिफ्लेक्सिव भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक किया हमने, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो यहां पे आ गया। अगर आप ध्यान से देखें सी कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है, तो मतलब ये चौथा बन गया। एक ये रिलेशन बना था, उसके बाद हमने जब बी कॉमा ए डाला, बी कॉमा ए डाला था, ए कॉमा बी, तो यहां से हमने देखा कि ए से शुरू, फिर उसके बाद बी कॉमा सी भी था, तो ये भी है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम देखें, अरे इनफैक्ट एक गलती हो गई हमारे से, ये नहीं गिना जाएगा, ये नहीं गिना जाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ये तो सिमेट्रिक भी बन गया, हम तो सिमेट्री चेक करना ही भूल गए। इसका मतलब ये नहीं गिना जाएगा, ध्यान से भाई। तो ये बन गया मेरे पास नेक्स्ट वाला। इज दैट ओके? तो यानी यहां पे हमारे पास ये बना और ये बना, तो ये हमने एक एक एलिमेंट्स ऐसे ऐड ऑन कर दिया, तो यहां से हमारे पास ये सारे के सारे रिलेशंस रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बने, सिमेट्रिक नहीं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक एलिमेंट डाल के देखा ए कॉमा सी, फिर हमने एक एलिमेंट डाल के देखा और कि भाई हम डाले बी कॉमा ए। अब जब बी कॉमा ए डाला तो भी वो बन गया। फिर हमने कहा कि बी कॉमा ए की जगह क्या डाले, अब हम सी कॉमा बी, तो भी बन गया। और जैसे ही हमने सी कॉमा ए डाला तो हमने देखा ये दोनों एलिमेंट्स भी डल गए। यानी यहां पे अगर आप ध्यान दो, ये 9 के 9 एलिमेंट्स आ गए, मतलब पूरा ए क्रॉस ए आ गया। यानी ये डेफिनेटली सिमेट्रिक भी बन गया, मतलब ये काउंट नहीं होना चाहिए था, हमने गलत काउंट कर लिया। तो मतलब बेसिकली 1 2 और 3 मिले हमें अभी तक, जब हमने एक एक एलिमेंट डाले। जो 3 एलिमेंट्स बचे हुए थे हमारे पास, एक ये वाला एलिमेंट बचा हुआ था, एक ऑफ कोर्स ये वाला एलिमेंट बचा हुआ था और एक ये वाला एलिमेंट बचा हुआ था। तो तीनों को जब हमने एक एक करके डाला, एक एक एलिमेंट, तो हमारे पास ये ऐसे 3 रिलेशन बन गए, अगर आप ध्यान से देखें। इज दैट ओके? अब यहां से अगर आप ध्यान दो कि अगर मैं कोई 2 एलिमेंट्स डाल लूं, अगर इन तीनों में से कोई 2 एलिमेंट डाल के एक नया रिलेशन बनाने की कोशिश करूं, तो जैसे ही मान लो मैंने बी ए और सी ए डाला, तो मुझे साथ में सी बी डालना ही डालना पड़ेगा। यानी डेफिनेटली अगर आप ध्यान से देखो तो यही वाला रिलेशन वापस बन के आ जाएगा, अगर मैंने कोई 2 एलिमेंट्स डाल लिए, चाहे कोई भी 2 एलिमेंट डाल के आप ट्राई कर लो। इसका मतलब यहां से फॉर श्योर भाई इनके अलावा और कोई ऐसा रिलेशन बनेगा ही नहीं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक ना हो। तो देयर आर ओनली 3 सच पॉसिबल रिलेशन। आंसर देखिए जरा, बिल्कुल ठीक, 3 ऑटोमेटिकली। इज दैट ओके? तो ये ध्यान से, ऐसे बड़ा टेढ़ा काम है काउंट करना, और इसमें काउंटिंग में बहुत बार गलती हो जाती है हम लोगों से, तो ध्यान से बी केयरफुल, आप लोगों से गलती ना हो। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन दिस इज। एक फंक्शन का हमने फंडामेंटल पीरियड निकालना है, तो बड़ी सीधी सी बात है यार, आप सबको पता है कि कॉस फंक्शन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई। बट हमें यह भी पता है कि अगर किसी एक फंक्शन का पीरियड t है और फंक्शन में x की जगह कोई लीनियर आ गया ax प्लस b, तो वो भी पीरियोडिक रहेगा, बस उसका पीरियड हो जाएगा t अपॉन मॉड ऑफ a, अगर फंक्शन में x की जगह कोई लीनियर आ जाए। तो यहां भी मुझे दिख रहा है x की जगह क्या आ गया, 4x यानी लीनियर, तो इसका पीरियड क्या आएगा, 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ 4 विच इज 4। और कॉट भी पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है t, बट यहां पे क्योंकि x की जगह 3x/2 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा किससे, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3/2, मतलब ये आ गया ये। तो अब ओवरऑल मुझे इस फंक्शन का पीरियड निकालना है, यानी ये वाली वैल्यूज रिपीट कर रही है, अगर आप ध्यान से देखो π/2 इंटरवल के बाद, और ये वाली रिपीट कर रही है 2π/3 के बाद। तो कॉमन कितनी देर के बाद मिलेगा हमें, ध्यान से सोचे जरा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक चाहिए, तो अल्टीमेटली कॉमन कितनी देर बाद मिलना है, सोचे। देखो ये π/2 के इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, यानी जो वैल्यू इस केस में जो π/2 पे आएगी,
फिर पाई पे आएगी, फिर 3π/2 पे आएगी, फिर 2π पे आएगी, फिर 5π/2 पे एंड सॉन। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो 3π पे एंड सॉन। इन सब पे इसकी वैल्यू सेम आनी है। फिर इसकी अगर हम बात करें तो यह आ गया 2π/3। अब 2π/3 के बाद नेक्स्ट कब आएगी इसकी वैल्यू सेम? 4π/3। फिर नेक्स्ट कब आएगी इसकी वैल्यू सेम? 6π/3। फिर नेक्स्ट कब आएगी इसकी वैल्यू? 8π/3। फिर कब आएगी इसकी वैल्यू? 10π/3। ऐसे ही आएगा 2π/3 के गैप पे। फिर आएगा 12π/3 एंड सॉन। तो कॉमन, जो कॉमन आने वो कितनी देर बाद आने? ध्यान से देखो यार, यहां पे ये जो एक वैल्यू बनी है 6π/3, दिस इज नथिंग बट 2π। यहां पे जो 12π/3 बनी है दिस इज नथिंग बट 4π। यानी अगर आप ध्यान से देखो इसकी वैल्यू रिपीट कर जाएगी, 2π पे सेम वैल्यू आएगी, और यहां पे 2π के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम। यानी दोनों की जो कॉमन वैल्यू आनी है वो कितने इंटरवल पे आ जानी है? 2π के इंटरवल पे, या फिर 4π के इंटरवल पे, या फिर 6π के इंटरवल पे, एंड सॉन। तो अल्टीमेटली ये फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करेगा 2π के इंटरवल के बाद। यानी इसका जो फंडामेंटल पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड का मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू है जिसका कॉमन वैल्यूज आ रही है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया? 2π। इज दैट ओके? चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहते हैं द फंक्शन f of x is equal to this where this denotes the greatest integer function। ये greatest integer function है, ये मॉड और ये greatest integer function is non periodic, periodic with fundamental period, periodic with fundamental this, periodic with this। तो देखना है अगेन कि ये periodic है या नहीं। तो सबसे पहली चीज अगर आप ध्यान से देखो, हमारा ध्यान गया इस फंक्शन पे। एक तरह से ये लिखा हुआ है t माइनस जिंट ऑफ t, और ये आप सबको पता है ये क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, अगर हम t में से जिंट t माइनस कर दें तो डेफिनेटली हमें क्या मिलता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक होता है, और इसका जो पीरियड है वो क्या होता है? 1 होता है। इज दैट ओके? यानी अगर आप ध्यान से देखो ये फंक्शन भी पीरियोडिक है एक तरह से, ये भी पीरियोडिक है और ये भी पीरियोडिक है। इज दैट ओके? तो नॉन पीरियोडिक तो कहना गलत बात है फिलहाल के लिए जो हमें लग रहा है, बट उसके लिए हमें कॉमन पीरियड मिलना तो चाहिए। तो हम सबसे पहले इसका पीरियड निकालते हैं। वैसे तो हमें पता है कि sin x का पीरियड होता है 2π, बट अगर तुम ध्यान से देखो क्योंकि यहां पे मॉड है तो इसलिए हमें यह पता है जब मॉड में आ जाएगा अगर sin थीटा तो इसका पीरियड 2π होने के साथ साथ पाई भी हो जाएगा, 2π से छोटा ही मिल जाएगा। देखो फंडामेंटल पीरियड की बात है, ध्यान से। तो साइन ऑफ 2π प्लस थीटा तो साइन थीटा आएगा ही आएगा, बट साइन ऑफ पाई प्लस थीटा भी यहां पे निकालें तो सेम ही आएगा क्योंकि मॉड है। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, उसका मॉड लिया तो साइन थीटा। यानी इसका पीरियड फंडामेंटल पीरियड 2π नहीं क्या होगा? पाई। यानी इसका जो पीरियड आएगा वो आएगा पाई, बट क्योंकि x की जगह x/2 है यानी अपॉन 1/2, मतलब क्या आ गया? 2π। फिर सिमिलरली इसका पीरियड, अब tan का पीरियड वैसे हमें पता है tan थीटा का होता है पाई, बट क्योंकि यहां पे मॉड है तो मॉड से कोई फर्क पड़ा? अगर आप ध्यान से देखो tan ऑफ पाई प्लस थीटा निकालोगे तो वो तो tan थीटा ही आना है। यानी इसका पीरियड अभी भी क्या है? पाई ही है। यानी tan का जो पीरियड है वो पाई है, बट क्योंकि साथ में यहां भी x के साथ 1/2 है तो ये क्या आ जाएगा? अपॉन 1/2, मतलब ये क्या हो गया? 2π। यानी ये भी पीरियोडिक है विद अ फंडामेंटल पीरियड ऑफ 2π, ये भी पीरियोडिक है विद अ फंडामेंटल पीरियड ऑफ 2π। और अगर हम इसकी बात करें दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/π। अब हमें पता है इसका पीरियड क्या होता है? 1। यानी यहां पे इसका पीरियड 1 है, बट क्योंकि यहां पे x के साथ 1/π है तो क्या आ जाएगा नीचे? 1/π। यानी इसका पीरियड क्या हो गया? पाई। यानी पहला फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है 2π के बाद, यानी 2π 4π 6π इन पे वैल्यूज आएगी सेम। दूसरे वाला फंक्शन भी 2π के बाद, यानी 2π के बाद 4π के बाद 6π के बाद वैल्यूज आएंगी सेम। जबकि तीसरा रिपीट कर रहा है पाई पे, मतलब पाई के बाद वैल्यू सेम, फिर 2π पे सेम, फिर 3π पे सेम, फिर 4π पे सेम एंड सो ऑन। तो कॉमन वैल्यू जो तीनों के सम पे जो कॉमन वैल्यू आने वाली है वो किस इंटरवल पे आने वाली है? ध्यान से अगर आप देखो तो 2π, फिर उसके बाद अगर आप ध्यान देखो हमें नजर आ रहा है कितना? 4π, फिर नेक्स्ट हमें नजर आ रहा है 6π,
तो कितने इंटरवल के बाद तीनों की वैल्यूज कॉमन आ रही है? दैट इज 2 पाई, और उससे छोटा नंबर हमें मिल नहीं पा रहा है। यानी दिस फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड एज 2 पाई, सो दैट्स व्हाई आंसर टर्न्स आउट टू बी सी। समझ आया कैसे किया हमने इसको? चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कहते हैं लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड r बी अ रिलेशन ऑन n क्रॉस n। ठीक है, यानी r अगर रिलेशन n क्रॉस n पे है, यानी दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम n क्रॉस n टू n क्रॉस n। यानी इस रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो ऐसे आएंगे। वैसे तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं, बट यहां पे जो एंट्री आती है वो आती है पहले सेट से, और यहां पे जो एंट्री आती है वो आती है दूसरे सेट से। तो पहला सेट खुद एक क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है, कार्डियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, तो इसमें जो पहली एंट्री आनी है वो आनी है a, b, और जो दूसरी आनी है वो आनी है एक तरह से c, d। तो इस रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स टाइप आएंगे। इज दैट ओके? अब वो कहता है, इसीलिए वो कहता है देखो कि पहली एंट्री जो है वो दूसरी एंट्री से रिलेटेड है। यूजुअली हम लोग कहते हैं ना कि x इज रिलेटेड टू y, या हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर इज x, y बिलोंग्स टू r। दोनों का मतलब सेम ही होता है कि x रिलेटेड टू y है, या हम कहें x, y रिलेशन में। तो अब क्या हो रहा है, यहां पे x की जगह क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, एक ऑर्डर्ड पेयर ये लिखा हुआ, और y की जगह भी क्या आ रहा है यहां पे? एक ऑर्डर्ड पेयर, ये देखो। तो इसलिए ये लिखो, यानी पहली एंट्री भी एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरी एंट्री भी एक ऑर्डर्ड पेयर। तो वो कहता है a, b, c, d से रिलेटेड है बाय दिस रिलेशन। रिलेशन दिया हुआ है ad इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। देन r इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों है, इक्विवेलेंस है, हमने चेक करना है। चलिए चेक कर लेते हैं। अब चेक करने के लिए ध्यान से देखो, रिलेशन बड़ा सोच समझ के दिया हुआ है हमें, थोड़ा ये सिंप्लीफाई हो रहा है। कैसे? अगर मैं इस BC को डिनोमिनेटर में ले आऊं, ध्यान से देखो, तो ये बन जाएगा B प्लस सी ओवर BC। न्यूमिनेटर ब्रेक कर लो तो ये बन जाएगा 1 ओवर C प्लस 1 ओवर B, और ये AD इधर चला गया तो न्यूमिनेटर ब्रेक किया तो ये बन जाएगा 1 ओवर D प्लस 1 ओवर A। यानी कुल मिला के रिलेशन हमारे पास जो लिखा हुआ है बेटा, वो लिखा हुआ है कि भाई 1 ओवर A प्लस 1 ओवर D इज इक्वल टू 1 ओवर B प्लस 1 ओवर C। यानी ऑर्डर्ड पेयर A, B is related to ordered pair C, D by what relation? Reciprocal of first and the last element, sum, in fact इन दोनों का sum, and sum of reciprocals of बीच वाले ये जो दोनों है B and C are equal। तो अब इस रिलेशन को हमने चेक करना है, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये सिमेट्रिक है या नहीं, ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या, ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है भाई? देखो जरा, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, यानी जो एलिमेंट यहां आ रहा है वो यहां आ रहा है। अब क्योंकि यहां पे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, इसलिए हमें कहना चाहिए कि क्या ये एलिमेंट खुद से रिलेटेड है? क्या x से रिलेटेड है? मतलब क्या ये खुद से रिलेटेड है? यानी इस रिलेशन में a, b की जगह a, d, b, और c, d की जगह भी a, b। तो ध्यान से देखो, अगर मैं रिलेशन बनाऊं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम यानी 1/a प्लस 1/b, और यहां से इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम यानी 1/b प्लस 1/a। बोलो क्या ये दोनों चीजें इक्वल होंगी? होनी है। इसका मतलब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है, अगर आप ध्यान से देखें, है कि नहीं? अब क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक भी होएगा अगर आप ध्यान से देखो। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है भाई? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x। सिर्फ उल्टा ही तो करना है। मतलब अगर a, b रिलेटेड टू c, d है तो हमने चेक करना है कि क्या c, d रिलेटेड टू a, b होगा या नहीं, यही तो चेक करना है। तो ध्यान से देखो, अगर ये इससे रिलेटेड तो हम कहते हैं एक्सट्रीम दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम इज इक्वल टू बीच वाले दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम। और यहां भी अगर मैं एक्सट्रीम दोनों का सम निकालूं, ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ, एक्सट्रीम दोनों का सम अगर मैं निकालूं तो 1/c प्लस 1/b, बीच वाले दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम यानी 1/d प्लस 1/a। सेम ही तो बात बनी। यानी अगर a, b रिलेटेड टू c, d है तो डेफिनेटली c, d भी किससे रिलेटेड होगा? a, b से। इज दैट ओके? और अब हमने चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस का ऑप्शन भी अभी हमारे पास। देखो इतना तो हमें पता लग गया कि आंसर ए नहीं हो सकता, आंसर बी नहीं हो सकता, सी हो सकता है, बट अगर ट्रांजिटिव ना हुआ तो, बट अगर ट्रांजिटिव हो गया तो ये आंसर आएगा।
तो ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए अगर आप ध्यान से देखो हम लोग कैसे चेक करेंगे, देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि ट्रांजिटिव के लिए हम कहते हैं कि अगर x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू z है, तो क्या हम यहां से कह सकते हैं x रिलेटेड टू z है, यानी x की जगह a, b रिलेटेड है विद y, मतलब कि c, d, एंड c, d y की जगह इज रिलेटेड टू z, यानी सम अदर ऑर्डर्ड पेयर दैट इज e, f। तो यहां से हमने चेक करना है कि a, b रिलेटेड टू e, f है या नहीं। यानी अगर आप ध्यान से देखो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो हमने ये वाली चीज चेक करनी है। अब ये इससे रिलेटेड कब होगा, जब हमारे पास एक्सट्रीम दोनों का सम यानी 1/a प्लस 1/f और बीच वाले दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम यानी 1/b और 1/e दोनों का सम ये क्या आ जाए, इक्वल। तो ये इक्वल हो जाए तो बात बन जाएगी। अच्छा आप ध्यान से देखो, जब a, b रिलेटेड टू c, d है तो हमें ये दिख रहा है, एंड अगर मैं c, d रिलेटेड टू e, f लिखूं तो क्या बनेगा यहां से 1/c प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/e। यानी यहां से हम लोगों को दिख रहा है कि अगर a रिलेटेड टू b है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, a, b रिलेटेड टू c, d है तो ये है, एंड अगर c, d रिलेटेड टू e, f है तो ये है। अब यहां से हमने देखना ये कह सकते हैं कि नहीं, बोलो यस और नो। बिल्कुल, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, ऐड। जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ध्यान से देखो भाई 1/a प्लस 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा ऑटोमेटिकली 1/e प्लस 1/b। यही चीज बन जाएगी, देखो करके देखो, क्योंकि इधर से 1/d इधर से 1/d कैंसिल, इधर से 1/c इधर से 1/c वो भी कैंसिल। इज दैट ओके? तो वो अपने आप वो खत्म होके और ये आ जाएगा, यानी ये ट्रांजिटिव भी है। यानी डेफिनेटली हमारा आंसर क्या है यहां पे भाई, ऑप्शन डी, दैट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप क्लियर है। ध्यान से देखो, बड़ा मुश्किल सा रिलेशन लिखा हुआ है, बट ये है नहीं उतना मुश्किल, थोड़ा सोच समझ के करने वाली चीज है। डन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो इसमें क्या कहता है, इट सेज लेट द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स बी दिस। रेंज हमें बताई हुई है, फिर वो कहता है अल्फा एंड बीटा आर रिस्पेक्टिवली एएम यानी अरिथमेटिक मीन एंड जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, देन अल्फा बाय बीटा की वैल्यू निकालनी। यानी ए और बी का अरिथमेटिक मीन, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन हमें दिया हुआ है, तो वहां से वो अगर निकल जाएगा तो बात खत्म। अरिथमेटिक मीन हम लोगों को पता है भाई क्या होता है, a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों को पता है क्या होता है, रूट ए बी। तो अगर दोनों नंबर्स निकल आए तो हम ये दोनों निकाल लेंगे, यानी हमारे पास अल्फा भी आ जाएगा, यानी हमारे पास बीटा भी आ जाएगा, बात खत्म। तो दोनों नंबर्स कैसे निकालें? अब दोनों नंबर्स निकालने के लिए हमें इस फंक्शन की क्या निकालनी पड़ेगी, रेंज। और रेंज अगर आप ध्यान से देखो बड़ी इजीली निकल के आ रही है। कैसे? यहां पे अगर हम इस क्वांटिटी पे नजर डालें तो दिस क्वांटिटी इज ऑफ द टाइप भाई p cos थीटा प्लस q sin थीटा, और इसकी हमें रेंज पता होती है, दैट इज माइनस रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से लेके रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बीच में होती है इसकी रेंज। आई थिंक इसकी रेंज तो हमने पढ़ी हुई है ना, तो यानी इसकी रेंज हमें पता है। तो बिल्कुल वैसे ही अब हमें इसकी रेंज भी पता है। अगर आप ध्यान से देखो इसकी रेंज क्या आएगी, क्योंकि पी भी 1 है क्यू भी 1 है, तो इसकी रेंज क्या आ गई, माइनस रूट 2 से रूट 2। दिख रहा है कि? यानी इसकी रेंज अगर माइनस रूट 2 से रूट 2 आ गई है तो ओवरऑल हम लोग इस फंक्शन की रेंज निकाल सकते हैं, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। कैसे? अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये फंक्शन हमें दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसकी जो रेंज आनी है वो डेफिनेटली ऐसी आनी है कि रेंज की ये वाली जो मिनिमम वैल्यू आएगी रेंज की, वो आएगी जब ये वाली चीज क्या हो जाएगी, मिनिमम, और ये आएगी जब ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। बोलो दिख रहा है कि नहीं भाई? जब ये हो गया हमारे पास मिनिमम तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और ये जब हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो इसकी रेंज अगर आप ध्यान से देखें, उसके लिए इसकी मिनिमम वैल्यू है माइनस रूट 2 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है रूट 2। मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 2 रखी तो ये आ गया मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखो 1/2 माइनस रूट 2। यानी जब इसकी मिनिमम वैल्यू रखी तो मुझे एफ ऑफ एक्स की क्या मिल गई,
मैक्सिमम वैल्यू। तो यानी इसको -√2 रखा तो एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि 1/2 माइनस √2। एंड जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखी यानी √2, तो हमें एफ ऑफ एक्स की क्या मिल गई? मिनिमम वैल्यू, यानी 1/2 प्लस √2। समझ आ रहा है? क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है ना बेटा। अगर ये सीधा होता 2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x, फिर तो हम कहते कि ओवरऑल इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब ये मैक्सिमम होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू तभी आएगी जब ये मिनिमम होगा। बट अगर ये रेसिप्रोकल हो गया तो उल्टा हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल के केस में एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब ये मिनिमम होगा, और एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आएगी जब ये मैक्सिमम होगा। और क्योंकि फंक्शन मुझे दिख रहा है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसकी रेंज सीधी निकल आएगी अगर मैं एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू निकाल लूं और एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल। ये रेंज निकालने का बड़ा बढ़िया मेथड होता है जब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस वगैरह आता है। बहुत जगह काम आती है वाली चीज कि आप लोग एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। दिख रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो यानी वो उस मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू के बीच की सारी वैल्यूज लेगा ही लेगा, यानी उस फंक्शन की रेंज ये आएगी ही आएगी। तो ये आ गई रेंज, यानी कि ये है भाई हमारे पास a और ये हमारे पास b। तो आई थिंक अब हमने निकालना है अल्फा a प्लस b/2, तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, और बीटा यानी कि ये, मतलब हमने सीधा अगर अल्फा बाय बीटा निकालना है तो हम सीधा वैल्यू पुट करते हैं यार, तो ये आ जाएगा इन दोनों का सम, दैट इज 1 प्लस 1/2√2 प्लस 1/2 माइनस √2 अपॉन ये आ जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ a इंटू b, यानी कि 1/2 प्लस √2 इंटू 1/2 माइनस √2। आई थिंक जस्ट एलसीएम लेके और सिंप्लीफिकेशन करनी है, यू कैन डू इट एट योर ओन, तो ये आंसर अपने आप निकल आएगा। और जैसे ये करोगे तो आंसर टर्न्स आउट टू बी सी, और हमारा क्वेश्चन यहां पे हो जाएगा खत्म। आई होप समझ आया है। चलिए फिर बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कहता है लेट अ रिलेशन R ऑन n क्रॉस n बी डिफाइंड एज x1, y1 is related with x2, y2 if and only if this thing is satisfied. Consider the two statements, R is reflexive but not symmetric, R is transitive. Then which one of the following is true? Both 1 and 2 are correct, only 2 is correct, only 1 is correct, neither 1 nor 2 is correct. ठीक है, तो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है जिसपे हमें चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, और वो सिमेट्रिक है या नहीं, और वो ट्रांजिटिव है या नहीं। इज दैट ओके? तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था वैसे ही एग्जांपल है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि क्या a रिलेटेड टू a है, यानी a की जगह ऑर्डर्ड पेयर है भाई हमारे पास x1, y1। तो हमने देखना है x1, y1 रिलेटेड टू x1, y1 होगा या नहीं होगा। अब ये इससे रिलेटेड कब होगा? जब इस रिलेशन में हम x1, y1 के साथ यहां भी x2, y2 की जगह क्या पुट करें? x1, y1, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर इससे रिलेटेड होगा जब कंडीशन क्या होगी? x1 लेस देन और इक्वल टू x1 और y1 लेस देन और इक्वल टू y1। अब तुम बताओ x1 लेस देन और इक्वल टू x1 होता है या नहीं होता है? बिल्कुल भाई, दिस और दिस, मतलब दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू हो गया तो हम कहेंगे ओवरऑल ये बात ट्रू है। बट ये तो दोनों ही ट्रू है, क्योंकि x1 भी लेस देन इक्वल टू x1 है और y1 भी लेस देन इक्वल टू y1। तो इसका मतलब फॉर श्योर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक है या नहीं? अब सिमेट्रिक के लिए हमने चेक करना है कि अगर a रिलेटेड टू b है तो कैन वी से b रिलेटेड टू a, यानी अगर x1, y1 रिलेटेड है x2, y2 से, तो कैन वी से उल्टा भी होगा कि x2, y2 रिलेटेड टू x1, y1 होगा। ये हमने चेक करना है। उल्टा कैसे चेक किया जाए? अब उल्टा चेक करने के लिए अगर आप ध्यान से देखो, यानी हमने देखना है कि जब x1 लेस देन इक्वल टू x2 है और y1 लेस देन इक्वल टू y2 है, ये अगर ट्रू है तो क्या हम उल्टा कह सकते हैं, मतलब कैन वी से कि x2 इज लेस देन और इक्वल टू x1 और y2 इज लेस देन और इक्वल टू y1। ये हमने चेक करना है। यानी अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये वाली चीज है तो क्या ये होगा या नहीं होगा? अब लग रहा है कि मतलब शायद हो शायद ना हो। अब मैंने आपको कई बार पहले ही बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन पे जहां हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की बात करते हैं और जहां भी हमें डाउट लगे
कि पता नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है, या हमें पता लग जाए कि नहीं हो सकता, तो हमें काउंटर एग्जांपल ढूंढ के देखना है, तभी बात बनेगी। तो एक भी काउंटर एग्जांपल मिल गया तो बात बन जाएगी। तो काउंटर एग्जांपल मिलने का मतलब कि ऐसे हमने x1 y1 x2 y2 ढूंढने की ये कंडीशन तो ट्रू हो, बट ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो, ऐसी वैल्यू ढूंढनी है हमने x1 y1 x2 y2। तो सपोज मैं एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेता हूं 1,4 और एक ऑर्डर्ड पेयर मैं ले लेता हूं से भाई 5,7 ये ले लेते हैं। इज दैट ओके? तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी 1 लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल ठीक, और 4 लेस देन इक्वल टू 7, मतलब ये दोनों ही चीजें ट्रू है इसके लिए, बिल्कुल ठीक। अब उल्टा हो सकता है कि नहीं? ध्यान से देखो, x2 लेस देन और इक्वल टू x1 यानी 5 लेस देन इक्वल टू 1, बोलो ये ट्रू है? नहीं। क्या ये दोनों ट्रू है? 7 लेस देन इक्वल टू 4? नहीं। मतलब इस एग्जांपल के लिए अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है। कोई एक भी ट्रू हो जाता तो हम लोग कहते हैं हाँ भाई ट्रू है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई एक भी ट्रू होता तो हम कहते हैं कि ओवरऑल ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट क्योंकि इस एग्जांपल के लिए इन दोनों में से कोई भी चीज ट्रू नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ आया? ये रहा काउंटर एग्जांपल। किसी एक में भी अगर हमें पता लग गया कि नहीं हो रहा है तो मतलब हम कहेंगे नॉट सिमेट्रिक। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए देखिए वो क्या कहता है कि भाई सीधी सी बात है कि अगर A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू C है तो अपने चेक करना है A रिलेटेड टू C होगा या नहीं हो। यानी अगर x1, y1 रिलेटेड है x2, y2 से एंड x2, y2 रिलेटेड है किसी और तीसरे ऑर्डर्ड पेयर x3, y3 से, तो यहां से हमने चेक करना है क्या x1, y1 रिलेटेड होगा x3, y3 से। ये हमने चेक करना है। यानी अगर x1 लेस देन इक्वल टू x2 है और y1 लेस देन इक्वल टू y2 है, यानी इन दोनों में से कोई एक ट्रू है, चाहे दोनों ट्रू है, एंड x2 लेस देन इक्वल टू x3 है और y2 लेस देन इक्वल टू y3 है। इज दैट ओके? तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि इधर x1 इज लेस देन और इक्वल टू x3 और y1 इज लेस देन और इक्वल टू y3? ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा जरा। देखने में लग रहा है मेरे को भी कंफ्यूजन हो रही है, बट चलो करते हैं, कोई बात नहीं। आंसर तो हमें दिख रहा है बट हमें करना तो पड़ेगा ना। अब अगर ये है तो यहां से देखो, समझ नहीं आ रहा हमें, मतलब लग रहा है कि ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब भी हम लोग डाउटफुल हो जाएंगे ट्रू हो सकता है नहीं हो सकता है, मैंने क्या कहा था, आप काउंटर एग्जांपल बनाने की कोशिश करो। तो मैं फिर से वैल्यूज ले लेता हूं। सपोज मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया से भाई 1,4 एंड 5,7, एक तो ये ऑर्डर्ड पेयर लिया, मतलब ये इससे रिलेटेड है। और अब अगर आप ध्यान से देखें एंड मैं दूसरा ले लेता हूं कि भाई ये रिलेटेड टू दिस है, एंड अब 5,7 को मैं आगे किसी से रिलेटेड कह देता हूं कि 5,7 एंड से, अब मैं इसको ले लेता हूं भाई 6,10, ये ले लेता हूं। अब देखो ये ऑर्डर्ड पेयर इससे रिलेटेड है। काउंटर एग्जांपल का मतलब यही होता है कि ये वाली स्टेटमेंट एंड ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो बट ये वाली स्टेटमेंट ट्रू ना हो। सिखाया हुआ मैंने कई बार ट्रांजिटिव। तो यानी यहां पे हमने देखा क्या ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 और 4 लेस देन इक्वल टू 7, बिल्कुल ठीक, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा 5 लेस देन इक्वल टू 6 और 7 लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल ठीक, ये भी ट्रू है। बट हम चेक करें क्या ये ट्रू है। x1 यानी 1 लेस देन इक्वल टू 6 और 4 लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल ये भी ट्रू है। यानी इस एग्जांपल में तो ये वाली चीज भी ट्रू आ गई। तो क्या हम इसको ट्रांजिटिव बोल दें? ध्यान से, एक एग्जांपल में आने से नहीं बोलेंगे। तो फिर चलो कोशिश करते हैं, अगर काउंटर एग्जांपल बनाना है भाई थोड़ा सोच समझ के बनाएं। अब देखो अगर हमने काउंटर एग्जांपल बनाना है तो हमने मतलब इस वाली स्टेटमेंट को फॉल्स करना है। इसको फॉल्स करने का मतलब है कि x1 भी x3 से बड़ा होना चाहिए एंड y1 भी y3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इज दैट ओके? तो अगर आप ध्यान से देखें, अब x1 को अगर हमने x3 से बड़ा करना है तो एक काम करते हैं यार, इसको 2 ले लेते हैं फॉर द टाइम। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अब ले लेता हूं यहां पे 1 कॉमा, अब x1 जो है वो x3 से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने इसको ले लिया 1, और y1 भी y3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी यहां पे मैं ले लेता हूं ऑफ कोर्स 1 कॉमा से, भाई 1 कॉमा से,
अब 4 ने बड़ा होना तो मैं ले लेता हूं 1,3, ये लेके देखें। अब ध्यान से देखो, बट ध्यान से ये वाली दोनों चीजें अभी भी ट्रू होनी चाहिए। देखिए जरा, क्या ये वाली चीज ट्रू हुई? 5 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, 7 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं। इसका मतलब ये काउंटर एग्जांपल लिया तो यही वाली चीज फॉल्स हो गई, बट ये तो ट्रू होनी चाहिए ना, यानी ये काउंटर एग्जांपल भी नहीं चलेगा। भाई ध्यान से, काउंटर एग्जांपल बनाना सोचना भी अपने आप में एक टेढ़ा काम है, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। अब ध्यान से देखो, एक काम करते हैं फिर, देखो यहां पे हमने कहा 2,4, एक काम करते हैं भाई, इस नंबर को हम लोग ले लेते हैं से 9, 2,9। अब ध्यान से देखो, क्या ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 लेस देन इक्वल टू 5 और 9 लेस देन इक्वल टू 7, मतलब 9 लेस देन इक्वल टू 7 नहीं है, बट ऑफकोर्स 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये चलेगा बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर 5,7, तो अब इसके साथ हम क्या ले लेते हैं? 1, से हम लोग ले लेते हैं 8। इज दैट ओके? हम ले लेते हैं 1,8। अब देख रहे जरा, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं? 5 लेस देन इक्वल टू 1 और 7 लेस देन इक्वल टू 8, बोलो ये वाली स्टेटमेंट यही बनी? तो 5 लेस देन इक्वल टू 1 और 7 लेस देन इक्वल टू 8, दोनों में से ये वाली चीज ट्रू हो गई, मतलब ये एक काउंटर एग्जांपल चलेगा। इस अगर मैं ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स लेता हूं तो इसके लिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसको चेक करें, अब इसको चेक करना है, x1 लेस देन इक्वल टू x3 नहीं है, देखो y1 लेस देन इक्वल टू y3, बोलो नहीं, मतलब ये दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट इस काउंटर एग्जांपल के लिए ट्रू नहीं है। यानी ये हमें एक ऐसा काउंटर एग्जांपल मिल गया जिसके लिए a रिलेटेड टू b है एंड b रिलेटेड टू c है, बट a रिलेटेड टू c नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 R इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये है ट्रू, एंड R इज ट्रांजिटिव, ये है फॉल्स। तो हमारा आंसर हो गया ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अगर आपके एग्जाम में आया तो देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, बड़े ध्यान से करने वाली चीज है ये। आई होप डन। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कहता है लेट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, दो सेट्स दिए हुए। लेट r बी अ रिलेशन ऑन a क्रॉस b डिफाइंड बाय a, b is related to c, d if and only if 3ad minus 7bc is an even integer, then r is reflexive symmetric equivalence transitive। मतलब यही चेक करना, फिर से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने को आया। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, यानी क्या ऑर्डर्ड पेयर x, y खुद से रिलेटेड होगा। अब ये खुद से रिलेटेड कब होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी 3ad यानी 3x इंटू वाई माइनस 7 इंटू बी सी, बी इंटू सी मतलब y इंटू एक्स। जब ये एक इवन नंबर आएगा, जब ये एक इवन नंबर आएगा, यानी यहां पे मुझे दिख रहा है ये क्या बन गया, अगर आप ध्यान से देखो -4xy, तो क्या -4xy एक इवन नंबर आएगा हमेशा। नाउ वॉट एवर बी द एक्स एंड वाई आर, ऑफकोर्स एक्स जो है वो हमारे पास इस सेट से आना है, y जो है वो हमारे पास इस सेट से आना है, तो वॉट एवर बी द एक्स एंड वाई आर, तो डेफिनेटली क्योंकि ये -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो नंबर आना है वो क्या आना है, मतलब ये जो नंबर आना है वो क्या आना है, इवन नंबर आना ही आना है। इसका मतलब फॉर श्योर ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है। बोलो ये वाली चीज समझ आई। अब सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए हमने चेक करना है उल्टा, यानी अगर x, y रिलेटेड है सपोज भाई u, v से, तो क्या हम कह सकते हैं यहां से u, v रिलेटेड है x, y से। अब ये अगर इससे रिलेटेड है तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई 3xv माइनस 7yu यही बनेगा, इज एन इवन नंबर, इज एन इवन इंटीजर। तो अगर ये इवन है तो क्या हम यहां से कह सकते हैं उल्टा, मतलब 3uy माइनस 7vx, तो क्या ये एक इवन नंबर है? नहीं, बोलो यस और नो, हम लोग कह सकते हैं। अगर ये एक इवन नंबर है तो क्या ये भी एक इवन नंबर आएगा? सोचो जरा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो यहां पे हो क्या रहा है। अगर ये इवन नंबर है, ये माइनस ये अगर एक इवन नंबर है, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, देखो यहां भी vx है, यहां भी vx है,
दिख रहा है? अच्छा, यहां भी YU है या UY है, यहां भी UY है। ये हमें पता है इवन नंबर है, इसके ऊपर हमने बात करनी है इवन नंबर है नहीं। एक काम करते हैं, मैं इसको और इसको दोनों को जरा ऐड करके देखता हूं क्या आता है। जैसे मैंने दोनों को ऐड किया बेटा, ध्यान से देखो, तो ये क्या बन गया मेरे पास 3xv माइनस 7xv, ये क्या बन गया माइनस 4xv या vx, एक ही बात है। और जब इन दोनों को मैंने, ये दोनों जब ऐड हुए लाइक टर्म्स, तो क्या बन गया -4uy या yu, एक ही बात है। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो, अगेन -4 क्या रहा है, कॉमन ब्रैकेट में बन गया vx प्लस uy, यानी इन दोनों का जो सम आ रहा है वो डेफिनेटली क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ये तो मानते हो क्योंकि वो -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी ध्यान से देखो सिचुएशन क्या थी, हमारे पास एक नंबर है से m, ये है नंबर m, दिस इज एन इवन नंबर। ये एक नंबर है हमारे पास n, हमें इसको चेक करना है ये इवन है नहीं। हां, बट हमने ये चेक कर लिया कि m प्लस n जो भी आ रहा है p, वो क्या आ रहा है, एक इवन नंबर। ये एक इवन नंबर है, उसमें हमने एक नंबर जोड़ा, इसमें ये वाला नंबर जोड़ा, तो आंसर क्या आ गया है, एक इवन नंबर। इसका मतलब कैन वी से समथिंग अबाउट दिस, दिस n इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एन इवन नंबर। बोलो यस और नो। तो बिल्कुल इसका मतलब अगर ये इवन नंबर है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इवन नंबर होना ही पड़ेगा, मतलब इसको रिलेशन को सिमेट्रिक होना ही पड़ेगा। समझ आया? अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इक्विवेलेंस का ऑप्शन है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये और ये तो नहीं हो सकता, बट बी और डी में से कुछ भी हो सकता है। अभी भी ऑप्शन अच्छे बनाए हुए। अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए भाई 3 ऑर्डर पेयर, यानी अगर हमारे पास एक तरह से कि भाई a, b रिलेटेड है c, d से एंड c, d रिलेटेड है e, f से, तो हमें चेक करना है a, b रिलेटेड होगा e, f से या फिर नहीं होगा। कैसे चेक किया जाए देखिए। अच्छा देखो, यहां पे अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये इससे रिलेटेड है, यानी डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं इस रिलेशन की हेल्प से कि 3ad माइनस 7bc इज इवन। एंड अगर ये इससे रिलेटेड तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं 3cf माइनस 7de इज इवन। ये भी हम लोग कह सकते हैं, यानी ये भी इवन है और ये भी इवन है, ये हमें पता है। हमें चेक करना है ये इससे रिलेटेड है नहीं, यानी हमें चेक करना है कि 3af माइनस 7be ये इवन होगा या नहीं होगा, हमें ये चेक करना है। इज दैट ओके? अब ये वाली चीज कैसे चेक की जाए, सोचें जरा। इस बार भाई ऐड उड करने से तो फायदा नहीं हो रहा है कि नहीं? तो हम लोग ए बी सी डी ई एफ के बारे में इंडिविजुअली क्या हम कुछ कह सकते हैं, हमें यही सोचना है कि क्या हम ए बी सी डी ई एफ के बारे में कुछ इंडिविजुअली कह सकते हैं। देखो, अगर ये वाला नंबर इवन है, ध्यान से सोचना जरा। अब ये इवन कैसे आ सकता है? ये इवन आ सकता है कि जब या तो ये हो हमारे पास एक ऑड नंबर, इज दैट ओके, और ये भी क्या हो एक ऑड नंबर। तो दो ऑड नंबर्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। 7 माइनस 3, 5 माइनस 11 हमेशा एक इवन नंबर होता है। यानी अगर इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस इवन है तो फॉर श्योर ईदर बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स और बोथ ऑफ देम आर इवन नंबर्स। बोलो यस और नो। तो इसके हिसाब से हम लोग ए बी सी और डी के बारे में कुछ कह सकते हैं। मान लो कि ये वाले दोनों के दोनों नंबर्स ऑड है, फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों ऑड हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली ए को क्या होना पड़ेगा भाई, ऑड होना पड़ेगा। फिर बी को क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। फिर सी को भी ऑड होना पड़ेगा, डी को भी ऑड, मतलब ये चारों को ऑड होने पड़ेंगे। बोलो यस और नो। तो ऐसे हम लोग केसेस बना बना के और आगे चेक करते हुए चलेंगे। इज दैट ओके? यानी है तो सही ऐसे प्रोसेस, बट बहुत लेंदी है। बट जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमें सीधा नहीं समझ आ रहा है तो हमें काउंटर एग्जांपल की तलाश कर लेनी चाहिए। तो हम काउंटर एग्जांपल की तलाश कर लेते हैं। अब काउंटर एग्जांपल की तलाश करने के लिए हमें ऐसी ए की, एफ की, बी की और ई की वैल्यू सोचनी है ताकि ये जो डिफरेंस है वो इवन नंबर ना आए।
अब ये इवन तब नहीं आएगा जब इन दोनों में से एक नंबर ऑड हो जाए और एक इवन हो जाए। तो हम एक को ऑड ले लेते हैं, एक को इवन। अब इसको ऑड बनाने के लिए मैं ए को एक ऑड नंबर ले लेता हूं और मैं एफ को भी एक ऑड नंबर ले लेता हूं। अब एक चीज ध्यान से, क्या हम ए और एफ को ऑड ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि आने तो इस सेट से है ना, ए और बी से। देखो हमने कहा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, मतलब ए डेफिनेटली इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, बी जो है वो इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, जो सी है वो इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, जो डी है वो इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, और जो ई है वो इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, और एफ जो है वो इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। तो मतलब अगर मैंने ए को ऑड लेना तो मैं इनमें से कुछ ना कुछ लूंगा। मान लो मैं इसको फॉर द टाइम बिंग 3 ले लेता हूं, से। एफ को भी मैंने ऑड लेना है, अब एफ आएगा इसमें से, तो से मैं इसको 5 ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बन जाएगा ऑड, इसको इवन बनाना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, भाई बी को भी इवन ले लेते हैं और ई को भी हम लोग इवन ले लेते हैं। अब बी को इवन लेना है, अब बी होना है इस वाले सेट में से, इवन लेना है, से हमने इसको 4 ले लिया, और ई जो है होना है इस सेट से, तो हमने इवन लेना है, से हमने इसको 2 ले लिया। तो ध्यान से देखो, दिस नंबर विल बी ऑड, दिस नंबर विल बी इवन, तो ऑड माइनस इवन विल ऑलवेज बी ऑड। यानी हमने ए बी ई एफ की ऐसी वैल्यूज ले ली जिसके लिए ये इवन नहीं आ रहा। बट अब इसके साथ साथ हमें कौन सी जो दो चीजें बच गई, एक बच गई सी और एक बच गई डी। अब ऐसी वैल्यूज लेनी है ताकि ये इवन बने एंड ये भी इवन नंबर बने। अब ये इवन कब बन सकता है? देखो, अगर ये इवन माइनस इवन हुआ तो इवन बन जाएगा, यानी मुझे इसको भी इवन बनाना है, इसको भी इवन बनाना है। नाउ वॉट एवर बी द ए एंड बी आर, अगर मैं सी को मान लो इवन ले लेता हूं और मैं अगर डी को इवन ले लेता हूं, देखना जरा एक बार समझते हैं। मैंने सी को भी इवन ले लिया, मैंने डी को भी इवन ले लिया। अगर मैं ये ले लेता हूं तो 3AD इज गोइंग टू बी एन इवन नंबर, 7BC इज गोइंग टू बी एन इवन नंबर। इवन नंबर माइनस इवन नंबर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इवन। अब इसके हिसाब से चेक करें, अब ये भी इवन होना चाहिए, मतलब ये भी अगर एक इवन नंबर रख दें और ये भी एक इवन नंबर रख दें तो इवन माइनस इवन इवन आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, C इज एन इवन नंबर, मतलब बिल्कुल ठीक है, तो ये इवन आ जाएगा। एंड D इज ऑल्सो एन इवन नंबर, तो ये भी इवन आ जाएगा। यानी अगर मैं ये वैल्यू ले लूं, मतलब A की ऑड वैल्यू ले लूं, F की ये वैल्यू ले लूं, B की ये वैल्यू ले लूं और E की इवन ले लूं, और C और D को भी मैं कोई इवन वैल्यूज ले लूं। अब ध्यान से, तो ये भी इवन आ रहा है, ये भी इवन आ रहा है, बट ये ऑड आ रहा है। बट अगेन दिक्कत वही है, क्या C और D दोनों की वैल्यूज इवन हो सकती है? अब C, D ऑर्डर पे हम ले लिया, मतलब C को यहां से होना है, तो हम C को क्या ले सकते हैं इसमें से 2, और D को हमने यहां से कुछ ना कुछ लेना है, से हम D को क्या ले लेते हैं 4, हो सकता है इसमें से। यानी ये वैल्यूज अगर मैं पॉसिबली ले लूं तो ये वाला डिफरेंस भी इवन आएगा, ये वाला डिफरेंस भी इवन आएगा, बट ये वाला डिफरेंस इवन नहीं आएगा। यानी डेफिनेटली ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव is the correct answer for this question. Is that okay? ध्यान से, बहुत ज्यादा समझ के करने वाला क्वेश्चन था ये कि हमने कैसे करना है। चलिए, क्लियर है यहां तक? चलो फिर अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या कहता है, भाई कंसिडर 3 सेट्स। ए सेट में दिए हुए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y बिलोंगिंग टू r, r, मतलब x भी रियल नंबर, y भी रियल नंबर, सच दैट x² + y² इज इक्वल टू 25। अब ये हमें पता है एक सर्कल की इक्वेशन है, यानी यहां पे हमें दिख रहा है ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस जो है 5 है, यानी कुछ ऐसा सा सर्कल। अब इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स, यानी डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि ए सेट में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। फिर अगर हम बात करें बी सेट की, वो कहता है इसमें भी सारे ऑर्डर्ड पेयर है x, y बिलोंगिंग टू r, r, यानी x भी रियल नंबर, y भी रियल नंबर, सच दैट x² + y² 9y² इज इक्वल टू 144। यानी यहां भी हमें दिख रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन को ठीक करके लिख लूं तो x² / 144 प्लस y² / 16 इज इक्वल टू 1। यानी बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लाए कर रहे हैं एक इलिप्स के ऊपर जिसका अगेन सेंटर है ओरिजिन, और जिसमें ए मेजर एक्सिस की जो सेमी मेजर एक्सिस है दैट इज ऑफ कोर्स 12,
यानी मेजर एक्सिस इज 12 एंड माइनर एक्सिस इज ऑफ कोर्स भाई सेमी माइनर एक्सिस इज 4, यानी कि ये आ गया बी इज 4। तो यानी ये इलिप्स बनेगा कुछ ऐसा सा बेटा। तो हमारे पास बी सेट में भी वो सारे पॉइंट्स हैं जो इस इलिप्स के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी बी सेट में भी कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइटली मेनी। फिर वो कहते हैं सी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू जेड क्रॉस जेड। यानी इस बार सी सेट में जो भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी एक इंटीजर है और वाई कोऑर्डिनेट भी एक इंटीजर है, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, और वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सी सेट में हमें नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले कुछ एक इंटीजर्स होंगे। अब कौन कौन से होंगे अगर मैं आपसे पूछूं? देखो उसके लिए हम एक काम करते हैं, जैसे मान लो कि हम x को पुट कर देते हैं फॉर एग्जांपल 0 से, तो अगर x को 0 पुट किया तो ध्यान से देखो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 4। यानी यहां से हमें दिख रहा है कि जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी -2 से लेके और 2 के बीच में। यानी अगर हम x को 0 लेते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है -2, -1, 0, 1 एंड 2। इज दैट ओके? ये है जब हमने x को 0 रखा तब। अब हम x को 1 भी रख सकते हैं। x को 1 रखा तो y स्क्वायर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू आ गई बेटा -√3 से लेके और √3 के बीच में। बट क्योंकि y इंटीजर है तो क्या क्या हो सकता है? -1, 0 एंड 1। फिर हम x को रख लेते हैं ऑफ कोर्स 2, है कि नहीं? जैसे मैंने x को 2 रखा तो यहां से क्या आ गया? वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, यानी अब वाई स्क्वायर 4 से छोटा तो सॉरी वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, ये मैंने गलत लिख दिया। तो यानी वाई स्क्वायर अब 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, यानी द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, यानी वाई किसके इक्वल आ गया? यहां से 0 के इक्वल। यानी यहां से हमें x इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग y की सिर्फ एक ही वैल्यू मिली, दैट इज 0। अब x नेगेटिव भी हो सकता है, यानी x अगर -1 हुआ तब भी यही सारी वैल्यूज, यानी x कैन बी +1 और कैन बी -1, उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज। सिमिलरली x कैन बी 2 और x कैन बी -2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी ये वैल्यू। बोलो नजर आ रहा है कि नहीं? तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि C में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए तो कैन यू टेल मी? तो मेरे ख्याल से आपको नजर आ रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनेंगे, यहां से देखो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बने? ऑफ कोर्स 5 आई थिंक, 0, -2, 0, -1, 0, 0 एंड सो ऑन। अच्छा यहां से कितने आए? 1, -1, 1, 0, 1, 1, यानी 3 यहां से 3 यहां से, तो कितने आ गए यहां से? 6। और यहां से अगर आप ध्यान से देखो 2, 0 एंड -2, 0, यहां से कितने आए? 2। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी मुझे नजर आ रहा है कितने हो गए? 13। और उसके बाद वो कहता है वेयर डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और डी है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, यानी ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर जो ए और बी में कॉमन है। अब कॉमन कितने एलिमेंट्स है जरा ध्यान से देखो, यानी जो इस सर्कल पे भी और जो इस इलिप्स पे भी है। सोचो कितने हैं? ऑफ कोर्स 1, 2, 3 एंड 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इज व्हाट? 4। निकालना चाहे तो हम निकाल भी सकते हैं कि कौन कौन से हैं, दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, बट हमें सिर्फ क्योंकि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट पे बात करनी है तो हमने ये निकाल लिया। फिर वो कहता है द टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम डी टू सी, डी से सी पे नंबर ऑफ 1 फंक्शंस काउंट करने। आई थिंक इट इज अगेन अ वेरी सिंपल थिंग। क्यों भाई? डी सेट, ये सी सेट, अब डी में मुझे दिख रहा है 4 एलिमेंट्स और यहां मुझे दिख रहे हैं 13 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 1 फंक्शंस काउंट करने हैं, यानी इन एलिमेंट्स को इधर एसोसिएट करना है। तो बोलो पहले को एसोसिएट करने के तरीके 13 किसी से भी हो सकता है, सपोज हमने इससे कर दिया। इसको एसोसिएट करने के तरीके, क्योंकि 1 रखना है मतलब ये छोड़ के बाकी किसी से भी एसोसिएट हो सकता है, यानी सेकंड वाले को एसोसिएट करने के 12 वेज। सपोज हमने इसको इधर एसोसिएट कर दिया, अब इसको एसोसिएट करने के कितने वेज? ऑब्वियसली भाई इन दो को छोड़ के जिस मर्जी से एसोसिएट हो जाए, तो इसको एसोसिएट करने के 11 वेज। और फिर सपोज इसको अगर इधर कर दिया तो इसको एसोसिएट करने के बाकी जो 10 बच गए किसी से भी एसोसिएट कर लो। इज दैट ओके? तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस आ गया बेटा इन सब का प्रोडक्ट। और अगर मैं इन सब का प्रोडक्ट निकालूं तो आई थिंक आप लोगों को नजर आ रहा है कि भाई 13 को मैंने 12 से करना है,
तो ये आ गया मेरे पास ऑफ कोर्स आई थिंक 156, और 156 को हमने करना है 11 से और फिर करना है 10 से। अब 11 6 66, 11 5 55 और 6 दैट इज 61, 6 कैरी फॉरवर्ड, 11 1 11 एंड 6 इज 17 और इनटू 10 किया तो 17160। सो आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन ए। समझ आया? चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है इफ द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दिस, इस ओपन इंटरवल पे हमने रिलेशन डिफाइन किया, a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ tan of a minus b is equal to √3, then r is symmetric, transitive, both or none। तो चलिए, यानी हमें इस रिलेशन को चेक करना है, सिर्फ दो ही चीजें चेक करनी है, नंबर एक सिमेट्रिक और दूसरा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की तो बात ही नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए कि अगर a रिलेटेड टू b है तो हमने चेक करना है b रिलेटेड टू a है या नहीं। अब a रिलेटेड टू b है यानी हम ये मान रहे हैं कि tan ऑफ a माइनस b का जो मॉड है अगर वो √3 के बराबर है तो कैन वी से कि tan ऑफ b माइनस a का भी जो मॉड है वो किसके बराबर होगा? √3 के। कैन वी से दिस थिंग? अब ध्यान से देखो यार, अगर ये √3 के बराबर है तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो आई कैन राइट इट एज tan ऑफ माइनस ऑफ a माइनस b का मॉड इज इक्वल टू √3। बोलो, यही चेक करना है। यानी यहां से हमें चेक करना है tan ऑफ माइनस थीटा विच इज ऑफ कोर्स माइनस tan थीटा, तो क्या माइनस ऑफ tan ऑफ a माइनस b का मॉड जो है वो √3 के बराबर है नहीं? और मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखो चाहे मॉड ऑफ एक्स लिखो, एक ही बात होती है। यानी हमने चेक करना है कि मॉड ऑफ tan ऑफ a माइनस b √3 के बराबर है या नहीं, विच इज ऑफ कोर्स ट्रू बिकॉज a इज रिलेटेड टू b, ये तो हम मानते ही। यानी अगर a रिलेटेड टू b है तो b भी रिलेटेड टू a होगा, यानी ये रिलेशन डेफिनेटली सिमेट्रिक है। डन। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव का मतलब कि भाई अगर a रिलेटेड टू b है एंड b रिलेटेड टू c है तो क्या हम कह सकते हैं a रिलेटेड टू c है या नहीं? तो यानी कि अगर मॉड ऑफ tan ऑफ a माइनस b जो है वो √3 के बराबर है बेटा, एंड मॉड ऑफ tan ऑफ b माइनस c जो है वो √3 के बराबर है, तो यहां से हमने चेक करना है कैन वी से दैट tan ऑफ a माइनस c का जो मॉड है वो √3 के बराबर है या फिर नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर tan ऑफ a माइनस b का मॉड √3 के बराबर है तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? देखो, बड़ी सीधी सी बात है, अगर मॉड ऑफ दिस अगर √3 के बराबर है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि tan ऑफ a माइनस b की जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू प्लस माइनस √3। एंड अब सिमिलरली अगर इसका मॉड बराबर है √3 के तो यानी हम कह सकते हैं tan ऑफ b माइनस c इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस माइनस √3। यानी यहां से अगर ये प्लस माइनस √3 के बराबर है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि a माइनस b के लिए दो पॉसिबिलिटीज है। अगर ये √3 के बराबर हुआ तो ऑफकोर्स दिस इज π/3, एंड अगर ये माइनस √3 के बराबर हुआ तो दिस इज माइनस π/3। यानी a माइनस b के लिए दो पॉसिबिलिटीज। अब ऐसे ही एंड b माइनस c के लिए भी दो पॉसिबिलिटीज है, इधर π/3 और माइनस π/3। अब यहां से हमने चेक करना है कि हम a माइनस c के बारे में क्या कह सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर हम मान लो कि a माइनस b को मान लें फॉर द टाइम बीइंग कि ये π/3 और b माइनस c को हम फॉर द टाइम बीइंग मान लें कि वो माइनस π/3 है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक चीज ट्रू हो सकती है ना, इधर भी और इधर भी। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ध्यान से देखो, a माइनस c की एक पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? π/3 माइनस π/3 दैट इज 0। और उस केस में मुझे दिख रहा है कि अगर मैं tan ऑफ a माइनस c निकालूं तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा? 0। यानी मॉड ऑफ tan ऑफ a माइनस c इज ऑल्सो इक्वल टू 0। मतलब इन दिस केस आई कैन से कि ये √3 के बराबर नहीं है। यानी हमेशा जब a रिलेटेड टू b है एंड b रिलेटेड टू c है तो a रिलेटेड टू c हमेशा नहीं आ रहा है। इसका मतलब रिलेशन यहां पे ट्रांजिटिव नहीं है ऑलवेज। तो इसका मतलब द रिलेशन इज ओनली सिमेट्रिक। सो द बेस्ट पॉसिबल आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन ए। इज दैट ओके? आई होप क्लियर है। चलिए फिर बढ़ते हम लोग इससे आगे। अब हाँ जी, नेक्स्ट आ गया ये वाला क्वेश्चन।
अब यहां पे वो कहता है कंसीडर अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सेट कंटेनिंग जीरो टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी ये डोमेन ये कोडोमेन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ कोर्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, देन एफ इज, हमने चेक करना है 1 1 है, ऑन टू है, क्या है क्या नहीं, कैसे चेक किया जाए। अब वैसे तो हम डेफिनेशंस वगैरह लगाएं, बट अगर तुम ध्यान से देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और मैंने एक दिन पहले लेक्चर में भी पढ़ाया था कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए तो उसके ग्राफ हमें बनाने आते हैं, और ग्राफ से फंक्शन का काफी नेचर पता लग जाता है। तो चलो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि भाई यहां से x दिख रहा है, कॉमन है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसके फर्दर फैक्टर्स बन रहे हैं, दैट इज एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट से शुरू होगा और कौन से क्वाड्रेंट में खत्म होगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो प्लीज पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनाते हैं मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके वो देख लीजिए, समझ लीजिए, छोटा सा लेक्चर है, बड़ा अच्छा है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर हम देखें तो यहां पे ये टर्म लीड करेगी, यानी अगर x इंफिनिटी की तरफ जाए तो x क्यूब इंफिनिटी की तरफ जाएगा, यानी पूरा ग्राफ ही इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब इधर। और अगर x माइनस इंफिनिटी गया तो x क्यूब भी माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, यानी ये पूरा ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ऐसे। तो इसका मतलब ग्राफ इस क्वाड्रेंट से शुरू होगा, इस क्वाड्रेंट पे खत्म होगा। और अगर मैं इसके जीरोस की बात करूं तो एक इसकी जीरो आएगी 0 पे, एक इसकी जीरो आएगी 3 पे, और एक इसकी जीरो आएगी -2 पे, यानी ग्राफ इन तीनों पॉइंट से भी पास करेगा। तो यहां से अब ये गया ऐसे, फिर इसको इधर से पास करना ये ऐसे, और फिर ये निकल जाएगा ऐसे। तो ये बन रहा है बेटा ग्राफ। अब अगर ये ग्राफ है तो हमें दिख रहा है कि फंक्शन 1 1 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? उसके लिए हम लगा लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मतलब है कि अगर हमने किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना लिया है, और अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं और वो हॉरिजॉन्टल लाइन किसी ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो मतलब फंक्शन 1 1 है। और अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो 1 1 नहीं। और अगर आप ध्यान से देखें, मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, देखो ये बनाया, ये तो एक पे कट कर रही है, बट अगर आप ध्यान दो ग्राफ तो यहां भी है, तो अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूं तो दिख रहा है ये ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है। इसका मतलब बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। हां, अगर हम बात करें ऑन टू की, तो भाई ऑन टू का मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन सारे रियल नंबर्स हैं, और रेंज मतलब y की वैल्यूज। दिख रहा है भाई y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से शुरू होके फिर इधर तक गई, फिर कम हुई, वापस यहां तक गई, और फिर आगे बढ़ती बढ़ती कहां तक चली गई? इंफिनिटी तक। यानी ग्राफ से हमें दिख रहा है कि जो फंक्शन की रेंज है दैट इज नथिंग बट सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब फंक्शन ऑन टू है। यानी इसका आंसर हो गया ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप डन। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जरा, फिर एक रिलेशन का क्वेश्चन आया, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय दिस। यानी रिलेशन में हमारे पास वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं सच दैट 3 डिवाइड्स 7a प्लस 2b, और हमने इस रिलेशन को बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, क्या है। तो चलो बारी बारी से चेक करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। यानी हमें चेक करना है क्या x, x टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में आएंगे, क्या हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। तो इस रिलेशन में a और b की जगह हमने x पुट किया, तो यानी हमने चेक करना है कि क्या वी कैन से कि 3 डिवाइड्स 7x प्लस 2x। बोलो यस और नो। द आंसर इज यस, क्योंकि दिख रहा है तो 9x बना, तो 3 जो है वो 9x को डेफिनेटली डिवाइड करेगा, वॉट एवर बी द रियल नंबर x इज, सॉरी वॉट एवर बी द इंटीजर x इज। इज दैट ओके? यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। अब अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो यानी हमने चेक करना है कि अगर a, b रिलेशन में है तो क्या हम कह सकते हैं b, a रिलेशन में है। तो यहां से यानी अगर 3 डिवाइड्स 7a प्लस 2b,
तो कैन वी से दैट 3 डिवाइड्स बाई 7b प्लस 2a। अब ये चेक करना है, कैसे चेक करें? अच्छा ध्यान से देखो, अगर 7a प्लस 2b को 3 डिवाइड करा तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं 3 के टाइप का है। बोलो यस और नो। अब हमने चेक करना है क्या इसको 3 डिवाइड करा, यानी हमने चेक करना है क्या 7b प्लस 2a भी 3p टाइप का है। कैसे चेक करें? देखो एक काम करते हैं, ये नंबर और ये नंबर दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। जैसे ही मैंने दोनों को ऐड किया तो ये बन गया मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखो 7a प्लस 2b प्लस 7b प्लस 2a, यानी ये आ गया मेरे बच्चों 9 टाइम्स a प्लस b। बोलो आ रहा है कि नहीं? अब इसका मतलब इन दोनों के सम को तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि 3 डिवाइड करेगा ही करेगा। ध्यान से देखो 3 इसको तो डिवाइड कर ही कर रहा है, ये तो मान ही रहे, और इनके सम को भी डिवाइड कर रहा है क्योंकि बाहर 9 आ गया। इसका मतलब क्या 3 इसको डिवाइड करेगा? बिल्कुल डिवाइड करेगा भाई। अगर इसको भी डिवाइड कर रहा है, सम को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको तो डिवाइड करेगा ही करेगा। यानी डेफिनेटली रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक किया जाए? देखो हमें फिर से पता है कि भाई ट्रांजिटिव के लिए होता है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, एंड अगर b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है तो क्या यहां से हम कह सकते हैं कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r आएगा? चेक करें। यानी हमें पता है कि 3 डिवाइड्स, या डिवाइड्स को हम वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऐसे वर्टिकल लाइन से, ऐसे स्लांट नहीं, वर्टिकल लाइन। 3 डिवाइड्स 7a प्लस 2b एंड 3 डिवाइड्स 7b प्लस 2c। यहां से हमने चेक करना है क्या 3 डिवाइड्स 7a प्लस 2c। अब इस चीज पे कैसे पहुंचा जाए? अगेन अगर आप ध्यान से देखो 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स इन दोनों का सम। बोलो यस और नो। अगर इंडिविजुअली इनको डिवाइड कर रहा है तो फॉर श्योर 3 इनके सम को डिवाइड करेगा और इनके सम को डिवाइड करेगा, यानी 3 डिवाइड्स। ध्यान से देखो क्या बना, 7a प्लस 9b प्लस 2c। यानी हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि 3 इस नंबर को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। बोलो यस और नो। अब 3 इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, यानी ओवरऑल इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, और 3 9b को तो डिवाइड करेगा ही करेगा क्योंकि 9 आ रहा है उसमें। इसका मतलब क्या 3 7a प्लस 2c को डिवाइड करेगा? द आंसर इज यस। यानी डेफिनेटली ये रिलेशन ट्रांजिटिव बी है, यानी आंसर आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए फिर समझ आ गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शंस का। अगेन नंबर ऑफ 1 फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। मतलब ए टू ए हमने फंक्शंस काउंट करने हैं। मतलब यहां पे हमारे पास है सेट ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहां पे हमारे पास फिर से सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। सेटिस्फाइंग f ऑफ i प्लस f ऑफ 7 माइनस i इज इक्वल टू 7। मतलब ये 7 के बराबर होना चाहिए, वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे i इज इक्वल टू मिस हो गया, बट वो ऑफ कोर्स ये i की वैल्यूज दी हुई है। तो यानी अगर मैं बेटा i को रख लूं सपोज 1, तो ये बन जाएगा बच्चों f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 6 इज इक्वल टू 7। यानी यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि अगर f ऑफ 1 को फॉर एग्जांपल हमने 1 रख दिया तो f ऑफ 6 को हमें क्या रखना पड़ेगा? 6 ही रखना पड़ेगा। अगर हमने f ऑफ 1 को 2 रख दिया तो f ऑफ 6 को हमें डेफिनेटली 5 ही रखना पड़ेगा। f ऑफ 1 को अगर हमने मान लो 4 रख दिया तो f ऑफ 6 को डेफिनेटली 3 ही रखना पड़ेगा। यानी हम 1 को जिससे भी एसोसिएट करें 6 ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। इज दैट ओके? यानी एक तरह से 1 की एसोसिएशन से 6 की एसोसिएशन फिक्स हो रही है। जैसे 1 एसोसिएट हुआ 6 ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। फिर अगर मैं i को रख लूं सपोज 2, तो दिख रहा है f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 5 इज इक्वल टू 7।
यानी इन दोनों का सम अगर 7 है तो हमने जैसे ही एफ ऑफ 2 को कुछ रखा, मान लो एफ ऑफ 2 को हमने रख दिया 3, तो ऑटोमेटिकली एफ ऑफ 5 फिक्स हो गया, क्या आएगा 4। यानी जैसे हम 2 को एसोसिएट कर रहे हैं 5 की एसोसिएशन भी फिक्स हो रही है। फिर उसके बाद अगर हम i को रख लें 3 तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 किसके इक्वल 7 के। यानी अगर हम 3 को एसोसिएट करते हैं तो 4 की एसोसिएशन फिक्स है। इज दैट ओके? तो हम ऐसे एसोसिएशन करनी है। और फंक्शन क्या होना चाहिए यहां पे ध्यान से, कौन से फंक्शंस 1 1। तो यानी कुल मिला के मुझे 1 और 6 में से किसी एक को ही एसोसिएट करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। 2 और 5 में से किसी एक को एसोसिएट करना है, बाकी दूसरा तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। सिमिलरली फॉर 3 एंड 4। तो चलो एसोसिएट कर देते हैं। अब 1 को एसोसिएट करना है, बोलो 1 को एसोसिएट करने कितने तरीके? ऑब्वियसली 6 तरीके, किसी भी एक से हो सकता है। सपोज हमने 1 को एसोसिएट कर दिया 2 के साथ, जैसे ही 1 2 के साथ हुआ तो 6 ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया किसके साथ? 5 के साथ। इज दैट ओके? अब हम 2 को एसोसिएट करते हैं। अब क्योंकि फंक्शन 1 1 रखना है, मतलब इन दो को छोड़ के बाकी किसी भी एसोसिएट होए, तो 2 को एसोसिएट करने कितने तरीके? 4 तरीके। से हमने 2 को एसोसिएट कर दिया 4 से, अगर 2 4 से हुआ तो 5 ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया 3 से। इज दैट ओके? अब बच गया 3। अब 3 को एसोसिएट करना है, मतलब इन 4 को छोड़ के किसी से भी एसोसिएट हो सकता है। मतलब जो 3 है वो या 1 से एसोसिएट होएगा या फिर ऑफ कोर्स किससे होएगा? 6 से, 4 नहीं सॉरी 2 से, 1 से या 6 से। तो इसको एसोसिएट करने के 2 तरीके। सपोज मैंने 3 को एसोसिएट कर दिया 1 से, तो 4 ऑटोमेटिकली किससे होएगा? अब सारे एसोसिएट करने, इसलिए क्या कर दिया इनको? मल्टीप्लाई। आई थिंक 6 4 24 into 2 is nothing but 48। सो आंसर टर्न्स आउट टू बी 48। ये ऐसे फंक्शंस काउंट करने वाले क्वेश्चंस जेई में काफी पूछे जाते हैं, तो आपको आने चाहिए कि फंक्शंस हम लोग कैसे काउंट कर रहे हैं। इज दैट ओके? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वो क्या कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। एक्स बीइंग, मतलब एक्स ये वाला सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सेट कंटेनिंग -1। यानी एक्स सेट में सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं एक्सेप्ट -1। एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन सेट एक्स इज डिफाइंड एज, मतलब उसने हमें बता दिया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। और कैसे डिफाइंड है कि A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ f ऑफ A इज इक्वल टू f ऑफ B, देन सम ऑफ 2 ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2। तो 2 की जो इक्विवेलेंस क्लास है उस क्लास में कुछ एलिमेंट्स आएंगे, उन एलिमेंट्स में चाहे वो 2 आए 3 आए 10 आए, उनमें से वो कहता है 2 का सम, किन्हीं 2 का सम, इनमें से कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। इज दैट ओके? यानी हो सकता है जब हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 लिखें तो इसमें 2 3 4 6 एलिमेंट्स कुछ भी आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, उनमें से किन्हीं भी 2 का सम, इनमें से एक पॉसिबल आंसर आएगा, वही हमें देखना। समझ आया? अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का मतलब होता है बेटा वो सारे एलिमेंट्स जो किससे रिलेटेड है? 2 से। मतलब वो सारे एलिमेंट्स ए जो रिलेटेड हैं 2 से। यानी हमें ए निकालना है, बी पता है, यानी एफ ऑफ ए बेसिकली किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ 2 के। मतलब वो सारे ए निकालने हैं जो एफ ऑफ ए जिनके लिए एफ ऑफ 2 के बराबर आ जाए। अब एफ ऑफ 2 बेटा आप सबको पता है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, तो एक्स को अगर मैं 2 रख लूं तो 2 ओवर 8 प्लस 1 दैट इज 2 ओवर 9। यानी ऐसी सारी ए की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो जाए? 2/9। और एफ ऑफ ए भी हम यहां से देख सकते हैं, क्या आएगा? ए ओवर ए क्यूब प्लस 1, और ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? 2/9। तो ए की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कर लो सिंप्लीफाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9a इज इक्वल टू 2a क्यूब प्लस 2, यानी कि ये बन गया 2a क्यूब माइनस 9a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारे पास एक क्यूबिक को सॉल्व करना। अब क्यूबिक का एक रूट हिट एंड ट्रायल से हम लोग ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले a को 1 पुट करके देखा, बात नहीं बन रही है। फिर हमने a को 2 पुट करके देखा, तो 2 इंटू 8 इज 16 प्लस 2 इज 18 माइनस 18, यानी a इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ इट, यानी a माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ इट। अब इसको a माइनस 2 से डिवाइड कर लेते हैं। फास्टर मेथड कैसे डिवाइड किया जाता है ये भी मैंने पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ वाला जो लेक्चर है उसमें समझाया हुआ, अगर किसी को नहीं आता है तो वहां जाके समझ लो।
वैसे मैं बता देता हूं, जैसे यहां पे 2a क्यूब चाहिए तो यहां क्या लिखेंगे हम 2a स्क्वायर, ताकि ये इससे मल्टीप्लाई होकर 2a क्यूब बने। माइनस 4a स्क्वायर आया, तो अब मुझे चाहिए माइनस 4a स्क्वायर चाहिए ही नहीं, मतलब ये वाली टर्म चाहिए ही नहीं, मतलब मुझे चाहिए प्लस 4a स्क्वायर, तभी तो ये कैंसिल आउट होंगे। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे प्लस 4a, ताकि ये इससे मल्टीप्लाई होकर 4a स्क्वायर बने और ये इसको कैंसिल कर। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये माइनस 8a, तो ये आ गया माइनस 8a। अब चाहिए क्या मुझे माइनस 9a। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें भाई माइनस 8a आ चुका है, माइनस 9a चाहिए, मतलब मुझे माइनस a और चाहिए। तो यहां पे हम क्या रखेंगे माइनस 1, ताकि ये a माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाए माइनस a, और ये बन गया माइनस 9a। और अब माइनस 2 जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 बनेगा, यानी ये बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू 0। और यहां से अब हमें दिख रहा है कि भाई या तो a 2 के बराबर है या फिर ऑफकोर्स 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 1 किसके बराबर है 0। अब यहां से अगर मैं रूट्स निकालूं तो a इज इक्वल टू 2, आई थिंक इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी 16 माइनस 4ac, तो 16 प्लस 8 इज ऑफकोर्स आई थिंक 24 अपॉन 2a यानी कि 4, यानी a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू दिस इज 4 इंटू 6 यानी कि 2 रूट 6, और 2 यहां से कॉमन चला गया तो यहां से बन जाएगा मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखें माइनस, अगर यहां से देखें हम दिस इज 2 रूट 6, 2 कॉमन गया और इसके साथ कैंसिल हो गया, तो दिस इज माइनस 2 प्लस माइनस, अगर आप ध्यान से देखें क्या बनेगा ये मेरे पास भाई रूट 6 होल अपॉन में 2, यानी a की एक वैल्यू आ गई 2, एक आ गई माइनस 1 प्लस रूट 6 बाय 2, और एक आ गई माइनस 1 माइनस रूट 6 बाय 2। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो हो सकता है ऑप्शन अवेलेबल हो, या मैं इन दोनों को ऐड करूं तो हो सकता है ऑप्शन अवेलेबल हो, या फिर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ऑप्शन अवेलेबल। तो इसके लिए अगर हम देखें बारी बारी से, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस रूट 6 बाय 2, देखना 1 प्लस रूट 6 बाय 2, बिल्कुल ये है ऑप्शन, यानी इन्हीं दोनों को ऐड करके आंसर दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इज दैट ओके? तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन, अब देखो इसमें वो कहता है इफ f एक फंक्शन दिया है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट s डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, इतना बड़ा फंक्शन दिया हुआ है, इज ऑन टू, जैसे हमने देखा ऑन टू मतलब दिस इज नथिंग बट रेंज, देन s इज, तो हमने s सेट निकालना है, यानी बेसिकली इस फंक्शन की हमने रेंज ही निकालनी। इतना कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन, इसकी रेंज निकालें कैसे, पर फंक्शन बड़ा मजेदार दिया अंदर साइन एक्स, तो क्योंकि हमें साइन एक्स की रेंज पता है तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखो साइन एक्स की रेंज होती है बेटा हमारे पास -1 से 1, यानी इसकी रेंज हमें मिल गई -1 से 1। तो अब अगर मैं इसकी रेंज निकालूं, यानी इसको π/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यह आ जाएगा -π/2 से लेके एंड ऑफ कोर्स π/2 के बीच में, यही आ रही है, मतलब इसकी रेंज आ गई हमारे पास -π/2 से π/2। अब ये लिखा हुआ साइन ऑफ दिस एंगल, ध्यान से देखो, यानी इस एंगल का क्या लिया हुआ हमने साइन। अब ग्राफ से हम लोगों को पता है कि अगर हम साइन का ग्राफ देखें तो अगर साइन के अंदर जो एंगल वैल्यूज ले रहा है -π/2 से π/2, यानी अगर थीटा -π/2 से π/2 है तो डेफिनेटली साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेके और 1 के बीच में आएगी, ग्राफिकली पता है, यानी इसकी रेंज आ गई हमारे पास, साइन ऑफ दिस एंगल इज नथिंग बट -1 से 1। अब ये फिर π/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो तो π/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा -π/2 लेस देन और इक्वल टू π/2 इंटू साइन ऑफ π/2 साइन एक्स, ये ब्रैकेट बंद और लेस देन और इक्वल टू π/2। आई थिंक नजर आ रही है वाली चीज, यानी इतने की रेंज आ गई हमारे पास दिस। अब हमने इस पूरे एंगल का क्या लिया हुआ है, ध्यान से देखो, अगेन साइन लिया हुआ है, और अगर ये एंगल ये थीटा अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तो साइन ऑफ थीटा यानी कि दिस थिंग अगर हम लिखें तो ये डेफिनेटली कहां से कहां जाएगा, -1 से और 1 के बीच में, यानी इसकी जो रेंज आई है हमारे पास यहां से लेके और यहां तक की, इसकी रेंज आ गई बेटा अगेन हमारे पास -1 से 1। अब ये π/6 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो अगर मैं π/6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह आ जाएगा -π/6 लेस -π/6
लेस देन और इक्वल टू भाई पाई बाय 6 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन एक्स, और ये 1 2 और 3, और लेस देन और इक्वल टू यहां पे आ जाएगा पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 6। इज दैट ओके? अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो, यहां तक की रेंज आ गई मेरे पास। अब साइन के अंदर ये एंगल आ रहा है, यानी ये जो थीटा है इतना बड़ा साइन के अंदर जो लिखा हुआ है, ये वैल्यू ले रहा है एक तरह से माइनस पाई बाय 6 से लेके और पाई बाय 6 के बीच में, इतना बड़ा ये जो थीटा है। और मुझे अल्टीमेटली इसका क्या लेना है? साइन। तो ग्राफिकली ध्यान से देखो, अगर थीटा वैल्यूज ले रहा है माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 6, तो साइन थीटा हम लोग कह सकते हैं वैल्यू लेगा कहां पे? माइनस हाफ से लेके और हाफ के बीच में। ये ग्राफ से हमको चीज नजर आ रही है, यानी इसका आंसर आ गया बेटा ऑप्शन बी। क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप डन। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था रेंज निकालने का। सीधी नहीं रेंज पूछी उसने, ऑन टू देके फिर रेंज पूछी है, समझ रहे हो? और वो भी बड़े मजेदार तरीके से, साइन के अंदर साइन के अंदर साइन के अंदर साइन ऐसे दिए में, है ना मजेदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई में, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार पता नहीं क्या हो गया। चलिए खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो क्या कहते हैं कि द फंक्शन एफ फ्रॉम दिस क्लोज्ड इंटरवल टू सेट ए इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज ऑन टू। जैसे हमने ऑन टू पढ़ा तो हमें पता लग गया कि दिस इज नथिंग बट रेंज ऑफ दिस फंक्शन। लेट के डिनोट्स द लेंथ ऑफ इंटरवल ए, यानी जो रेंज है उसका जो इंटरवल बनेगा उसकी लेंथ हमें के दी हुई है। तो फिर हमने चेक करना है एफ इज इंजेक्टिव और के की लेंथ क्या है, यानी 1 1 चेक करना है हमें फंक्शन को और के की भी वैल्यू निकालनी है। अब सवाल उठता है कैसे करें? देखो सीधी सी बात है यार, सबसे पहले क्योंकि मॉड आ रहा है तो हम फंक्शन को थोड़ा रीडिफाइन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एंड एज यू ऑल नो 3 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस मॉड एक्स को हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और जब x लेस देन 0 है। क्योंकि -1 से 1 के बीच में है, इसलिए टू बी मोर एक्यूरेट देखो हमें ये कहना चाहिए कि भाई x 0 से लेके और 1 के बीच में है, या फिर -1 से लेके और 0 के बीच में। अब x 0 से 1 है मतलब 0 से तो बड़ा ही है, तो मॉड ओपन्स विद पॉजिटिव साइन, तो ये आ गया ये। एंड इस केस में क्योंकि -1 से और 0 के बीच में, यानी 0 तो छोटा ही है, तो मॉड ओपन्स विद नेगेटिव साइन। तो ये अब मुझे इसकी 1 1नेस वगैरह और चेक करनी है और रेंज भी निकालनी है। देखो बड़ी सीधी सी बात है यार, रेंज 1 1नेस चेक करने के लिए हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, हम केसेस बनाते हैं 2-3, फिर वहां से चेक कर लेते हैं कि x1 पॉजिटिव है, x2 भी पॉजिटिव है, x1 नेगेटिव है, x2 भी नेगेटिव है, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और वहां से आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? और फिर उसके बाद रेंज में निकालनी है अलग अलग, वो भी रैशनल फंक्शन है जो हमें आता है। बट अगर तुम इस फंक्शन को ध्यान से देखो, या इस फंक्शन को तुम यहां पे ध्यान से देखो, तो एक चीज मुझे दिख रही है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि 3 प्लस एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, 1 प्लस मॉड एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इतना तो हमें नेचर इसका समझ आ रहा है। तो इनका जो क्वोशिएंट है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगा, यानी एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब अगर कॉन्टिन्यूअस है और अगर हम इसका नेचर थोड़ा और बढ़िया पढ़ लें कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहां कहां आ रही है, तो सारी चीजें एक साथ हो जाएगी, रेंज भी निकल आएगी, 1 1नेस वगैरह ही पता लग जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस इंटरवल में कि जो 0 से 1 वाला इंटरवल है, इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, यानी इस इंटरवल में। तो हम निकालते हैं इसका डेरिवेटिव। जैसे ही हमने इसका डेरिवेटिव निकाला भाई, क्वोशिएंट रूल लगा, तो ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यहां से मेरे बच्चों नजर आ रहा है मेरे को कि भाई 1 प्लस एक्स एज इट इज इंटू 3 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस भाई 3 प्लस एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव इज 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो आ जाएगा -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी डेफिनेटली क्या आएगा, नेगेटिव। यानी अगर हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लें तो हमें दिख रहा है कि जब x 0 से लेके और 1 के बीच में होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग बनेगा। अच्छा, अगर मैं 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करूं तो 0 पे दिख रहा है 3/1, यानी 0 पे वैल्यू क्या है, 3 है। और अगर मैं 1 पे वैल्यू निकालूं तो 3 + 1 4 एंड 1 + 1 2, 4/2 इज 2 है, यानी यहां पे वैल्यू 2 है, इस पे वैल्यू आ जाएगी 2।
अब यहां से यहां 0 से 1 में है भी डिक्रीजिंग और वैल्यू भी 3 और 1 है, यानी कि कॉन्टिन्यूस है, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। इज दैट ओके? अब अगर हम बात करें -1 से लेके और 0 के बीच में, अगेन हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अब दिख रहा है इस केस में ये वाली डेफिनेशन है, तो जब हमने डेरिवेटिव निकाला तो डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पे 1 माइनस एज इट इज 3 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 प्लस एक्स एज इट इज इंटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज -1, तो ये बन जाएगा प्लस, तो 1 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स यानी कि क्या बन गया 4/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये डेफिनेटली क्या आ रहा है पॉजिटिव, यानी फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग। मतलब -1 से और 0 के बीच में जो इसका नेचर है वो क्या है इंक्रीजिंग है। अब थोड़ा सा अगर हम एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज देखें, जैसे -1 पे अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 3 - 1 दैट इज 2, 1 माइनस -1 इज 1 + 2 दैट इज 2, 2/2 इज 1, यानी -1 पे जो वैल्यू है वो 1 है ये। और अगर मैं 0 पे यहां से वैल्यू निकालूं तो वो दिख रहा है 3 है, यानी 0 पे वैल्यू 3 है ये वाली, और फंक्शन है भाई इंक्रीजिंग, यानी ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा सा, कॉन्टिन्यूअस तो है ही। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ बनना है मेरे बच्चों वो कुछ ऐसा सा बनना है फॉर श्योर। बीच में हो सकता है कोई टर्निंग वगैरह है, बट वो दिख रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट कोई और है नहीं, तो आएगी नहीं वैसे। तो ये अगर ग्राफ है तो ध्यान से देखो दोनों चीजें दिख रही है। बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर आप ध्यान से देखो तो हमें दिख रहा है कि फंक्शन 1 1 नहीं है। इज दैट ओके? और अगर हम बात करें इसकी रेंज की, यानी y की वैल्यूज, तो y की जो मिनिमम वैल्यू है बेटा वो है ये, यहां पे कितनी है ये वाली वैल्यू 1। इज दैट ओके? और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो है ये, दैट इज कितनी 3, यानी y की वैल्यू आ रही है 1 से लेके और किसके बीच में 3 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 और 3। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो आ गई हमारे पास ऑफ कोर्स क्लोज्ड इंटरवल 1 2 3, यानी ये आ गया सेट ए। और अगर ये सेट ए है तो डेफिनेटली इसकी लेंथ क्या है 2, यानी k की वैल्यू 2, मतलब आंसर हैज टू बी ऑप्शन डी। तो मेरे हिसाब से समझ आया आपको? देखो कितने खतरनाक तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते थे, बट अगर हमें फंक्शन का नेचर वगैरह देखना और सब कुछ पता होता है तो हम उसी क्वेश्चन को काफी ताबड़तोड़ यूं कर सकते हैं। और जेईई में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम बचाना, तो अगर हम लोग टाइम बचा पा रहे हैं तो मतलब डेफिनेटली हमें फायदा होगा ही होगा। आई होप डन, समझ आ गया ये? तो चलिए ये है हमारे पास पहला चैप्टर, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब इस लेक्चर को मैं यही खत्म करता हूं, मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं जहां हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज लिमिट्स, continuity and differentiability. So guys, see you all in the next lecture.